जी हाँ, क्रिकेट का जोश तो मार्केट में रहेगा ही। लेकिन वो मैच परसों है। हम फीवर में इनफैक्ट इस पूरे महीने रहे हैं जिस तरह की भारतीय टीम्स का शानदार प्रदर्शन रहा है। तो क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के सामने जो वर्ल्ड कप में मुकाबला भारत का होने वाला है उस पर भी बातचीत होगी, लेकिन पहले बाजार का हाल, जहां पर आज एक के बाद एक भारतीय बाजार की विकेट थोड़ी सी गिरती दिखाई दे रही है। और सबसे ज्यादा हाल बुरा है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक में अच्छी खासा नुकसान, फिर 500 पॉइंट के गिरावट पर ट्रेड बनता दिखाई दिया और 43,641 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड देखने को मिला है। हम डे लो से निफ्टी बैंक में ज्यादा दूर नहीं है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर संभलने की खूब कोशिश की है, 19,800 तक भी हम पहुंचे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर दबाव कायम है और बैंक्स ही कर रहे हैं ड्रैग। क्या होगी आपकी रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत। मैं हूं हर्षिता और मेरे साथ है आशीष। आफ्टरनून। ये हाँ, मेरे पीछे भी है, पर मेरा वाला अच्छा नहीं लग रहा है। आप इस ये तरफ आ इसकी जाओ। स्क्रीन अच्छी लग रही है डायरेक्टर, मेरे वाले में मज़ा नहीं आ रहा यार। ये हाँ, अभी ठीक है। अभी ये थोड़ा सा पास नहीं आ सकता क्या? ये कप थोड़ा सा पास लाने की कोशिश करो। मेरे में वो मज़ा नहीं आ रहा था। हर्षदा का बड़ा अच्छा लग रहा था स्क्रीन। आप ऐसे हाथ बढ़ाओगे तो कप आपके तो हाथ या में तो मैं थोड़ा सा आएगा। इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस तरफ दिखाना डायरेक्टर साहब मुझे। अरे मुझे दिखाओ यार। नहीं, सिंगल कैमरा में। हाँ, अब ठीक है थोड़ा सा। ये है भाई हम लोग की तैयारी वर्ल्ड कप। फिर वर्ल्ड कप पे चर्चा भी होनी है आगे। हाँ, तो उसके बढ़िया। बगैर काम कैसे चलेगा? हाँ, उसके बगैर आज काम सबसे ज्यादा नहीं चलेगा। चर्चा तो आज वही है। हाँ, मैच और बाजार, ये दोनों रहने वाले हैं आखिरी के 1.5 घंटे के हमारे फोकस में। और जहां तक बाजार की बात है, वैसे बुरा नहीं है यार। निफ्टी लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 1/4% के आसपास दबाव या फ्लैट लाइन पे पहुंच रहा है, ऐसी कहानी है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे फ्लैट नोट पर है। ये तब हो रहा है जब निफ्टी बैंक 1%, 1.25% का दबाव झेल रहा है, 500 पॉइंट से ज्यादा का कट झेल रहा है। एक बाजार की हैवी वेट पॉकेट इस तरह के पेन में, उसके बावजूद निफ्टी अगर फ्लैट है तो सराहनीय है। और इसके पीछे की कहानी समझ यार। आप मूव नहीं कर रहे हो स्क्रीन को। निफ्टी बैंक दिखाओ। जब निफ्टी बैंक की चर्चा हो रही थी तो कहां ध्यान है डॉक्टर साहब? क्रिकेट में खो जाते हैं ये लोग सबके सब। फीवर ऐसा है। ये है निफ्टी बैंक की तस्वीर। अब लगाइए निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, वो आपके लिए पिक्चर सेट कर देगी क्यों बैंक्स के पेन के बावजूद निफ्टी नहीं गिर रहा है। वो पिक्चर पूरी क्लियर। सारे बैंक्स और फाइनेंशियल्स निफ्टी 50 में पेन देते हुए, एक्सिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंस, सब में दबाव है। पर आपकी स्क्रीन पे बाकी नॉन बैंक, नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स देखिए। कोई लार्सन, कोई एचयूएल, कोई एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स, ये सब इस तरह से मदद कर रहे हैं कि वो निफ्टी बैंक का सारा पेन निगेट होता हुआ। इसीलिए बढ़िया है बाजार। एक्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, बाजार स्ट्रॉन्गर स्टेट में आपको नजर आएगा। और इनफैक्ट बैंक फाइनेंशियल्स में आप इंश्योरेंस कंपनियों को बाहर रखें, क्योंकि वो तो आज हाँ, उनके लिए तो कोई खबर ही नहीं चल थी। रहे हैं। हाँ। अच्छी खासी तेजी वहां पर बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन हाँ, अब क्या ट्रेड लेना है, आपकी किस चीजों पर फोकस रहेगी, उस सब पर बातचीत करेंगे। तब तक क्या ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखा दे डायरेक्टर साहब? चलिए तो फटाफट से वो ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर तेजी मंदी के सौदे क्या बन रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, वो सब आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे आशीष ने कहा कि एनबीएफसी बैंक को छोड़कर मार्केट का जो हाल है वो थोड़ा सा बेहतर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा मार्केट एसबीआई, एक्सिस दबाव में, बजाज फाइनेंस में 2% का दबाव। ओएनजीसी आज करेक्ट हो रहा है। कच्चे तेल में जो कूल ऑफ देखने को मिला है, $78 के नीचे जो कच्चा तेल पहुंचा है। इसके अलावा एनबीएफसी का भी पॉकेट है, जहां पर हम देख रहे हैं सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। वो भी लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर। आदित्य बिरला कैपिटल, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, एसबीआई कार्ड और आरबीएल बैंक के वो स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है बिकवाली का दबाव हावी। फटाफट से कुछ तेजी वाले काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यहां पर एसबीआई लाइफ अच्छी बढ़त दिखा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स में तेजी का ट्रेड, आईआरसीटीसी भी हरकत में और एचडीएफसी एएमसी में भी आज हम देख रहे हैं करीब करीब 4% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। तो ये इनफैक्ट वो काउंटर्स है जिस पर आगे हम बातचीत भी करने वाले हैं। चलिए इन सब काउंटर्स पे बातचीत होगी, बल्कि मार्केट्स का मूड सेट करेंगे। यहां से ट्रैजेक्टरी कैसी रहने वाली है, कैसे एक्सपर्ट्स रीड कर रहे हैं निफ्टी बैंक के उस पेन को और उसके बावजूद निफ्टी के रेजिलियंस को। लेकिन पैनल से बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले एक हेडलाइन हर्षद में पड़ी थी और आपको अब समझ में आ गया होगा अनुज क्यों शो में सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल एडिटर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली मिलन किया है और इस मौके पर हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल भी मौजूद थे। चलिए सीधा उनके पास दिल्ली चला जाए और जाना जाए कैसी रही मुलाकात। और अनुज जी, क्या डिस्कशन हुआ मोदी जी के साथ?
आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज सुबह से मैं यहाँ पर, जैसा आपने अनुज, बताया, आपको आवाज आ रही है? शो में नहीं था। हाँ। हाँ, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। आपको आ रही मेरी आवाज? नहीं सुन सकते हैं अनुज, बताइए। हाँ, तो मैं सुबह से यहाँ था और प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आए, सबसे मिले वो और सबसे बात की उन्होंने। और मोदी जी ने जब अपनी स्पीच की शुरुआत की तो ऑब्वियसली कोरोना का रेफरेंस दिया, क्योंकि हमारे कई पत्रकार मित्रों की उस समय डेथ हुई थी और उनके फैमिली मेंबर्स की भी कुछ की। तो प्रधानमंत्री ने पहले उसके लिए शोक जताया, क्योंकि उसके बाद से पहली ऐसी मीटिंग हुई है एडिटर्स के साथ कोरोना के बाद। तो वो एक चीज जो निकल कर आई कि कोरोना में जिस तरीके से एक बार एक बैक स्टेप लेने के बाद जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने रेजिलियंस दिखाई, उस पर काफी बात की। प्रधानमंत्री जी का जो एक मेन मैसेज था कि 2047 तक इंडिया को हम डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं, और उसमें उन्होंने मीडिया का भी सहयोग मांगा। और उन्होंने एक चीज कही कि अब मीडिया चैनल को चाहिए कि हर शहर से जाकर पूछें कि वो अपनी इकोनॉमी को डबल करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर शहर अगर अपनी इकोनॉमी डबल करेगा तो अपने आप हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कंट्रीज में आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी चीज थी। प्लस जो उनका एक व्यू था कि कोरोना के बाद जिस तरीके से इंडिया ने बाउंस बैक किया है वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग है। और उसके बाद खैर प्रधानमंत्री जी सबसे मिले, और अभी भी हम खैर वहीं पर हैं। और यहाँ पर बाकी अमित शाह जी भी हैं, जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई, और बाकी भी डिग्नेटरीज से मुलाकात हुई यहाँ पर। इकोनॉमी की बात हुई या फिर क्रिकेट की भी कुछ चर्चा हुई है आज? क्रिकेट की भी चर्चा थोड़ी सी हुई, ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन क्रिकेट की चर्चा हुई। और ऑब्वियसली जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा हुई। काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों, कि उनको तो काफी कॉन्फिडेंस है कि इलेक्शन जो है वो बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअल आउटकम क्या होता है। ऑब्वियसली क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो बात हुई ही, क्योंकि हर कोई उम्मीद कर रहा है कि संडे को हम कब जीतेंगे। इसका तो इंतजार है ही। और इनफैक्ट आज हम अपने सारे इंडिया कलर्स में हैं, आपको मौका मिले तो आप भी पहन लीजिएगा दिल्ली में। लेकिन अनुज, आप बड़ा एक्शन मिस कर रहे हैं आज, स्पेशली जो एनबीएफसीज की धुलाई हुई है, जो बैंकों की धुलाई हुई है, और मौका मिलते ही निफ्टी बैंक आज फिर बिखर गया। तो क्या सेटअप है, कुछ पढ़ पाए हैं आप डेटा पॉइंट्स? नहीं, बिल्कुल पढ़ पाया हूँ मैं हर्षदा। तो और एक चीज मैं कहूंगा, कल आपको याद होगा हम जब क्लोजिंग कर रहे थे हम 3 बजे ये सोच रहे थे कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या ये एकदम जी। ये बैंक निफ्टी जो एक तरीके से एकदम से कोलैप्स हुआ कल 3 बजे, आज सुबह सुबह समझ में आ गया कि वो क्यों कोलैप्स हुआ। और इसमें तो मैं कहूंगा कि एक मतलब जरूरत है कि इसको देखा जाए कि ये क्या किसी को पता था कल जिस तरीके से बैंक निफ्टी, अब उसको एक्सपायरी को लेकर ब्लेम कर दिया गया, लेकिन कोई न्यूज नेगेटिव आनी थी वो पता था शायद। एक चीज मैं कहूंगा हर्षदा, इसमें कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं हुआ है। ये मैं सुबह भी जो बात बोली थी, ये एक स्टेटस को जो पहले था उसको मेंटेन किया गया। ये जो आज की पेन है ना, ये आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रही है बैंक निफ्टी का ईटीएफ में एक एसआईपी शुरू करने के लिए। बैंक निफ्टी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है मेरे ख्याल से, और 2-3 महीने की अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। और ये कारण होता है कि कई बार ना हम वेट करते हैं कि एक एक्चुअल जो बड़ा रेजिस्टेंस था 44,500 का, उसको क्रॉस कर ले, उसके बाद ही एक बड़ी रैली में पार्टिसिपेट करें। अभी कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग वाइज आप बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, निफ्टी पर फोकस करिए, क्योंकि निफ्टी में आपको अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन बैंक निफ्टी में एज एन इन्वेस्टर ये डिप जो है ये आपको एक अच्छा मौका दे रही है आज से एक एसआईपी शुरू करने के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए आप अपने एंजॉय करिए वहां पे। अब मंडे सुबह आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, मंडे सुबह मिलेंगे अब। अच्छा, कोई स्ट्रैटेजी भी रेडी है क्या आज की? नहीं, वो मैंने बता दी, जो मैंने बताना था, जो मेरा डायरेक्टर साहब की जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई वो तो बढ़िया तरीके से हमें समझा दी। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मंडे सुबह आपसे मुलाकात। अगर आप अहमदाबाद नहीं गए तो कुछ प्लान बना है अनुज? गए अहमदाबाद? मुझे लगा कि अनुज समझ गए कि ये पूछेंगे टिकट का जुगाड़ कैसे हुआ, हमें कैसे छोड़ दिया, तो पहले फोन रख दिया। लेकिन स्ट्रैटेजी तो साफ है। देखिए, निफ्टी बैंक शायद मौका दे रहा है डिप्स पर खरीदारी करने का, अब बस हिम्मत करने की जरूरत है। इस पर बात करेंगे। चलिए, हमारे पैनल को भी फटाफट से जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन और जतिन गेड़िया हैं। 220 पर आज श्रीराम प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ गोपाल कृष्णन हमारे साथ जुड़ेंगे। आज ये सारी जो बीमा कंपनी है उन सभी में काफी एक्शन देखने को मिला है, तो बिजनेस को लेकर आउटलुक क्या बन रहा है? आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के एमडी और सीईओ अनूप बागची से खास बातचीत जो हमारे नेटवर्क ने की है उसका एक अंश आपको सुनाएंगे जरूर।
फिर फोकस रहेगा ऑफ कोर्स एनबीएफसीज और बैंकों का जो हाल है, इस पर भी कई सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और जो चर्चा दिन भर हुई है उसका एक हिस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं। ऑफ कोर्स जो बड़ा टॉकिंग पॉइंट है और जिस पर सबसे ज़्यादा लोग जानना भी चाहते हैं कि होने क्या वाला है, 2:45 पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संडे को 2 बजे से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का मैच होगा, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, कौन किस पर कितना भारी पड़ सकता है, उस सब पर डिटेल में बातचीत होगी। हमारे ग्रुप एडिटर स्पोर्ट्स के श्रीनिवास राव जुड़ने वाले हैं इस चर्चा के लिए। फिर ऑफ कोर्स दीपन मेहता को भी जोड़ेंगे मार्केट के एक्शन पर, डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी ट्रेड्स और सब कुछ आपकी स्क्रीन पर होगा। ये सब हो जाएगा 1.5 घंटे में, कर लेंगे मतलब इसका मतलब बेसिकली कितना एक्शन पैक्ड शो है आपके सामने खड़ा हुआ। और आप समझ रहे हैं फीलिंग इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रेस देके जो टीज किया हर्षदा ने वो क्रिकेट था, श्रीनिवास राव साहब को। लेकिन अभी फोकस, क्योंकि देखिए बाजार तो स्ट्रेस दे रहा है, निफ्टी बैंक स्ट्रेस दे रहा है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रेस करने के लिए डिस्ट्रेस करना चाहिए, इसीलिए अभी मैंने स्ट्रेस में भी मौके मिलेंगे आपको। ये पैनल बैठा है हमारे साथ, एक से एक धुरंधर बैठे हुए हमारे साथ, अभी खूब बातचीत होनी है। पहले जरा आप निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजी बना ली जाए डिटेल में। रखिए पहले निफ्टी को, रखिए मानस को। मानस निफ्टी बैंक पे बाद में आता हूं। वो एक एबरेशन के तौर पे आज एक बड़े न्यूज फ्लो पे रिएक्ट कर रहे थे, खैर उसके क्या की लेवल्स हैं उस पे आगे। पहले निफ्टी की कहानी, बाकी ये पॉकेट रेजिलिएंट नजर आ रही है जब निफ्टी बैंक इस तरह के पेन में है। आपकी रीडिंग निफ्टी को लेकर और आप लोग का अप्रोच निफ्टी 50 को लेकर, हम 19,770 पे इस समय कामकाज कर रहे हैं कैश में। आज ये देखिए स्ट्रेटजी क्लियर है। ये बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट है। ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है क्योंकि 3 हफ्ते पहले जब निफ्टी ने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, उसके बाद से लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज नेगेटिव न्यूज के चलते भी अगर आप देखें तो निफ्टी ने जिस तरह की रिकवरी दिखाई है लोअर लेवल से, उसको देख के तो लग रहा है कि अब बहुत ही जल्द जो 18,850 19,850 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, निफ्टी उसको ब्रीच करके 20,000 20,050 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मेरी राय में तो अभी भी खरीदारी करने के ही मौके हैं। अगर एक ट्रेड लेना होगा निफ्टी में, आई थिंक वो लॉन्ग साइड पे होगा, पोजिशनल ट्रेड होगा। 19,660 660 के स्टॉप लॉस है, ये कैश लेवल्स हैं, वहां आप स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग पोजीशन बनाइए और आपके जो टारगेट होंगे आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए वो 19,950 के रहेंगे। तो करंट लेवल से 200 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी आज गिरावट में उसने अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन खरीदारी करने का मौका तभी बनेगा जब आपको 44,000 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी आप नजर में रखिए, बिकवाली नहीं करनी है, लेकिन खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे 44,000 के ऊपर करेंगे। निफ्टी तो बाय ऑन डिक्लाइंस है भाई साहब, सेटअप बढ़िया है, यहां से भी 200 पॉइंट की तेजी दिख रही है। पर निफ्टी बैंक बेचना नहीं है, इसे वॉच करेंगे। जब ये 44,000 के ऊपर वापस आ जाएगा तब शायद दमखम लौटेगा, इस समय अवॉइड कैटेगरी। तो निफ्टी गो टू पॉकेट हमारा, निफ्टी बैंक एक अवॉइड। आज की पिक्स पे जाऊं उससे पहले अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं, राजेश अग्रवाल साहब के पास पहले चला जाए कोलकाता। राजेश जी, आज लार्जली रिएक्शन वो आरबीआई का वो क्या था, वो नवंबर का बुलेटिन के अपडेट जो आए जिसमें रिस्क वेटेज बढ़ा दिया, उसका खामियाजा इंडियन मार्केट्स भुगत रहे हैं, बैंक फाइनेंशियल्स भुगत रहे हैं। ये हो गया क्या, जो पेन था स्क्रीन पे जितना होना था हो चुका? आप लोग क्या गिरावट में कुछ स्टॉक्स बटोर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, या राजेश जी नहीं कर रहे अभी? गुड आफ्टरनून आशीष जी, हर्षदा, पैनल में जो भी मित्रगण हैं सबको नमस्कार। सही कहा आपने कि आज जो बैंक में पेन देखा गया और जैसे अभी अनुज बता रहे थे कल लास्ट में एकदम अंतिम दौर पे आकर के जिस तरह से कोलैप्स किया था, तो वो इस न्यूज का ही नतीजा है। और मैं कहूंगा कि एक तरीका से एक बहुत अच्छा कदम उठाया है आरबीआई ने, क्योंकि अगर आप देखो तो अनसिक्योर्ड लोन जो क्रेडिट ऑफटेक हो रही थी वो अनसिक्योर्ड में 24-25% की हो रही थी, जबकि टोटल क्रेडिट ऑफटेक 12-12.5% के आसपास की थी। तो वो अपने आप में दिखा रही थी कि अपने रिस्की एसेट में बैंक या कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो बहुत तेजी से जा रहे थे। और आरबीआई का कदम इस बात की ओर इशारा है कि आप धीरे जाओ
थोड़ा सोच समझ कर जाओ और रिस्क कम करो। कल ऐसा नहीं हो कि आने वाले दिनों में फिर से हम एक बहुत बड़े बैड एसेट के पहाड़ पे बैठे हों। इन सब चीजों के चलते मैं समझता हूँ एक बहुत शानदार कदम है और ये आगे आने वाले दिनों में बैंकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। नीजक रिएक्शन है। हाँ, ये बात अपनी जगह है कि इनके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल वहां पर एलोकेट करनी पड़ेगी उसके लिए। तो इन सब चीजों के वजह से थोड़े से हो सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल आए शॉर्ट टर्म में, लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि आने वाले दिनों में ये जो अनसिक्योर्ड लोन में जो इनके एक्स्ट्रा खर्चे आने वाले हैं वो पास ऑन करेंगे और हो सकता है कि अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट रेट ये थोड़ा बढ़ा दे। तो जो खरीदारी का मौका बनता है, जैसे मैं समझता हूँ कि अगर लार्ज कैप में किसी को ध्यान देना हो तो एचडीएफसी बैंक बहुत उपयुक्त पड़ता है। कई दिनों से परफॉर्म नहीं किया है। मर्जर के बाद जो नंबर्स आएंगे, आप मान के चलो कि 80,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट अगले साल से इनके आने लगेगी बॉटम लाइन। तो वो एक बहुत बड़ा फिगर होगा और जिस तरीके के अभी वैल्यूएशन है बहुत आकर्षक है। मिड कैप में अगर देखना हो तो मैं समझता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसने पिछले कई तिमाहियों से बहुत शानदार नतीजे दिए हैं, वहां ध्यान देना चाहिए। या बड़े पीएसयू बैंक में कोई को देखना हो तो ऑब्वियसली एसबीआई होगा। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है भाई। कुछ चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को खरीदने के शायद मौके दे रहा है और एसबीआई का पेन तगड़ा है आज 3.5%, वो दिग्गज दबाव में। आज सुबह चर्चा में था कि इसका जो वो अब क्या है, रिस्क वेटेज बढ़ गया है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। बाकी प्राइवेट वाले तो बच जाएंगे क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनके ऊपर के हैं। इनको उस थ्रेशोल्ड में खड़े हैं कि जहां इनको अब इक्विटी का इन्फ्यूजन चाहिए पड़ जाएगा, इसीलिए शायद ये कि बाकी तो रिकवर कर गए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तो आज दिन में मैंने एकदम सुबह सुबह ग्रीन आते हुए देख लिया था। दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक इस समय, वो सुबह ग्रीन आया, थोड़ा पस पड़ा हुआ है। और एसबीआई का पेन 3.5% था, तो ये थोड़ा सा पेन में आ गया है। सतपति साहब, एसबीआई का एक बार चार्ट चेक कर ले, दिग्गज, उसके बाद पिक्स पे उतरते हैं। 3.5% इनके लोस पे फंडामेंटली तो एक्यूमुलेट करने की बात कर रहे हैं राजेश सर, टेक्निकली कैसा पॉइज्ड? आशीष जी, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स दोनों पे निगेटिव है। अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखिए 30% जंप है, whereas प्राइस इज डाउन बाय 3.5% रफली। तो यहाँ पे एक ह्यूज शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे बाइंग ना करे, छोटा मोटा पुलबैक मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये जो 566 करंट प्राइस है, तो जो 570 ये इसका 200 डीएमए है, यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा ऊपर रखे चाहे तो, लेकिन इसका टारगेट दिखता है मुझे 550 का। तो मुझे लगता है वीकनेस थोड़ा रहेगा। तो जो राजेश जी कह रहे हैं कि बाय करना है, तो मुझे लगता है अगर ये लेवल मिलता है 550 तक, तो ये जो वीकनेस है, ये जो बेरिशनेस है, वो निकल जाएगा। 550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। देखते हैं उसके बाद संभलता है या फिर और फिसलता है। लेकिन अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा साहब बताइए, इस समय इस घंटे का क्या सौदा है? इस समय जो स्टॉक पसंद है इस वक्त वो है टाटा केमिकल। यहाँ पर लगता है बहुत ही बढ़िया बेस बना हुआ है, आपको मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 996 पर टाटा केमिकल, स्टॉप लगाना पड़ेगा 955 का। अपसाइड टारगेट करीब 1000 के, 1-2 दिन लग सकता है उसके लिए। तो ये टाटा केमिकल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दे दिया, गावा सर ने कहा प्रेफर्ड आइडिया है टाटा केमिकल्स, बढ़िया बेस चल पड़ा है। टाटा केमिकल्स गावा सर ने पोस्ट रिजल्ट्स भी मेंशन कर रखा था। ये धीरे धीरे करके ट्रैक्शन पकड़ना शुरू कर चुका है भाई। 1000 तक की तैयारी कर रहा है, आने वाले 1-2 दिन में शायद वो लक्ष्य हासिल हो जाए। टाटा केमिकल्स पहला स्टॉक जो आपको रखना है अपने रडार पे। कविता जी, गुड आफ्टरनून। वोट डाला है क्या? हाँ जी, मॉर्निंग 9 o'clock। देखिए, बिल्कुल डाला है। बिल्कुल 9 o'clock मतलब मेरा शो नहीं देखा 8 से 9 वाला? मोबाइल पे देख रही थी। झूठ बोल रहा आप। अरे देख रही थी पक्का। कौन सी शायरी बोली आज? हाँ, वीरू जी ने शायरी तो दी थी और ऑन दिस ऑल अबाउट क्रिकेट एंड ऑल। देखा है, शो देखा है। मैं वैसे ही बिल्कुल ठीक शो देखा है कविता जी ने। कविता जी, आज का प्रेफर्ड पे किस समय? आज मैं रिक्वेस्ट करने वाली थी वैसे वीरेंद्र जी से कि शायरी आनी चाहिए। मैं वीरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करने वाली थी कि शायरी आनी चाहिए, बहुत दिन से आ नहीं रही है। वो सदमे में थे, आपके काउंटर के बाद से सदमे में चले गए थे। वो सोच रहे थे कि क्या, और ऊपर से गावा सर ने फोन करके हंस दिए उनके ऊपर, तो और सदमे में चले गए। This department suits to वीरेंद्र जी only। मुझे वास्तव में बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी और उनके लिए तो मक्खन नहीं है also, so he should do that। वो जलेबी वाली ना? हाँ? जलेबी वाली ना? हाँ, इमरती वाली, सही सही वही वाली।
मरने वाली। हाँ, इमरती तो वाली। वैसे भी ऐसी लग रही थी कि चाचा भतीजे जो है ना हमारे, इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा चढ़ा उकसाया। दिया था कि देनी है, देनी है। चाचा जी ऐसी करते हैं, मेरे को पता है। हाँ, आपने उकसाया, वीरू है नहीं, वीरू को पता नहीं कि आप रीजन हो। लेकिन कविता जी इस समय का प्रेफर्ड पिक। या सो आज सुबह से ही मॉर्निंग से हम देख रहे रेलवे एंड हेल्थ केयर और यहाँ पर अच्छे मूव्स बनते हुए दिखे हैं। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है एल्केम लैबोरेटरीज यहाँ पर अच्छे मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। एज ऑफ नाउ 4450 के लेवल्स पर है काउंटर। तो 4523 4560 के प्राइस टारगेट के लिए एल्केम लैब पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 4420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो ये एल्केम लैब्स पर ट्रेड आता हुआ। मानस, आप क्या दे रहे हैं? आशा जी देखिए, आईआरसीटीसी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आईआरसीटीसी ने काफी समय के बाद इस तरह का मूव दिखाया है। कुछ दिन पहले ही 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, फिर उसने रिगेन किया। एक रेजिस्टेंस था 690 का, उसको आज ब्रीच किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आईआरसीटीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 694 का स्टॉप लॉस लगाना है और 740 के टारगेट सेट करने हैं आईआरसीटीसी में। ये स्पॉट लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 710 वाला कॉल ऑप्शन 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 30 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते हैं। आईआरसीटीसी तेजी का कॉल है, चाहे तो 710 का कॉल ले सकते हैं इसी स्टॉक का। सतपति साहब, रडार पे इस समय कौन सा स्टॉक, आपका टॉप पिक कौन सा? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी जो ट्रैक्शन आ रहा है वो है कैपिटल गुड्स में। आप देखिए लार्सन & टुब्रो, भेल, सीमेंस। तो मुझे एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू बेट ऑन भेल, क्योंकि भेल में अभी आर्ली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, तो छोटा ट्रेड भी मिल रहा है अच्छे से। सो एट अ लेवल ऑफ 142.75 इट्स अ बाय इन बीएचईएल भेल। स्टॉप लॉस रहेगा 139 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो रहेगा 150 से 152। ओके, तो भेल में एक ट्रेड 150 से 152 बाय साइड का ये ट्रेड जो राजेश जी ने आइडेंटिफाई किया है। अच्छा राजेश अग्रवाल साहब, आपसे तो एचडीएफसी बैंक पर व्यू ले लिया था, लेकिन आपका टॉप ट्रेड आज का क्या है? मैं समझता हूँ अपोलो हॉस्पिटल के साथ जाना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से नंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। कैपेसिटी भी देखें तो 7765 ऑपरेटिंग बेड है 40 लोकेशन में, और अभी जो हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी है उनकी वो 65% के आसपास है, जो 70% करने की बात कर रहे हैं। मार्जिन्स में उसमें बढ़त हो जाएगी क्योंकि एक तो ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी, दूसरी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। 2000 नए बेड इनके ऐड करने की बातें चल रही हैं आगे आने वाले 4 सालों में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल पेशेंट्स जो है उनका इस वक्त रेवेन्यू 7% के आसपास है, जो कि मेरे हिसाब से जिस तरीके से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है 10 से 12% इनका आने वाले दिनों में हो जाएगा, जो बहुत शानदार कहा जा सकता है। दूसरी तिमाही में भी आप देखेंगे तो 14% के आसपास टॉप लाइन बॉटम लाइन में बढ़त हुई, और सबसे बड़ी बात है इनकी फार्मेसी बिजनेस अच्छी तरीके से बढ़त हो रही है। इस वक्त 5600 से ऊपर इनके फार्मेसीज है। आने वाले 3 से 6 महीने में ये 6000 के टारगेट छू सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेडिंग की कॉल लेना चाहता हो तो मैं समझता हूँ 5550 5560 के टारगेट आ सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, हर टाइम होराइजन पे बढ़िया लगता है। खरीदारी करने के मौके, एक्यूमुलेट करने के मौके इस स्टॉक में बढ़िया फंडामेंटल राजेश सर ने हाईलाइट कर दिए। तो रडार पे है अपोलो हॉस्पिटल्स छोटी से मध्यम अवधि के लिए, गावा सर ने टाटा केमिकल्स पे, कविता जी ने एल्केम लैब्स पे, मानस ने आईआरसीटीसी पे और सतपुते साहब ने भेल पे दाव लगाया। ये हैं सबके बढ़िया वाले पिक्स इस समय दोपहर के। कॉर्पोरेट रडार पे जो मैनेजमेंट आने वाला है श्रीराम प्रॉपर्टीज का है। कुछ ही देर में मैनेजमेंट से हम लोग बातचीत करेंगे। पहले कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो बाजार की, बातचीत कर ली जाए, स्टॉक्स को टटोल लिया जाए। उस कड़ी में गावा सर आप देखिए, एक्सिस बैंक 3% दबाव, मेरे ख्याल से परसों से पिटना शुरू हुआ। गावा सर ये अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ा था, 1-2 रुपए से मिस करा था। मेरे ख्याल से 1047 के रिकॉर्ड हाइस थे, 1045 के आसपास से जो करेक्शन शुरू हुआ वो गिरते ही चले जा रहा है स्टॉक। आज तो खैर सब पिट रहे हैं, तो ये भी पिट रहा है, लेकिन अपने पीयर से आज भी ज्यादा कमजोर है। क्या चल रहा है इसमें? मुनाफा वसूली सॉलिड है? हाँ सॉलिड तो है, नो डाउट अबाउट, लेकिन स्ट्रक्चर तो ठीक ही है। ये इसमें स्ट्रक्चर वीक नहीं हुआ, एक अपमूव फिर और मिलेगा, फिर अगर सस्टेन नहीं किया तो फिर वीक हो जाएगा। फिलहाल लगता है कि लोअर लेवल्स में एक्सिस बैंक में 980 यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पर समझ जाता है तो ठीक है, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यस,
मेरे ख्याल से जैसे आपने बताया कि 1047 था ऑल टाइम हाई, उसके आसपास चला गया फिर नीचे आ गया ऊपर, साइन ऑफ वीकनेस। ओके, ये है भाई कहानी एक्सिस बैंक की। वीक है लेकिन स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या चल रहा है में एक काम करते हैं, आज क्या चल रहा है? आज या तो आपके इंश्योरेंस कंपनियां चल रही हैं या फिर रेलवे स्टेशन रेलवे 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 टीटागढ़ 10%, रेलटेल 8%, IRFC 5, आरजीएनएल 5। राजेश अग्रवाल सर बताएंगे क्या चल रहा है, पर वो क्या चल रहा है मैं जाऊंगा उनके पास। अभी इस समय मैनेजमेंट से बातचीत का समय है और हमारे साथ श्रीराम प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप CFO गोपाल कृष्ण जे हमारे साथ जुड़ते हुए। गोपाल सर, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैं नतीजों पे आऊं, उसके रिजल्ट्स रिलेटेड बातचीत करूं, पहले वो जरा मैं मूड सेंटिमेंट गॉज करना चाहता था। श्रीराम प्रॉपर्टीज क्योंकि एक लीडिंग रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट डेवलपमेंट कंपनी जो कि साउथ इंडिया को बिलोंग करती है। हम लोग आमतौर पे दिल्ली NCR वगैरह का जो नॉर्थ का अपडेट आ रहा है वो तो बड़ा स्ट्रांग आ रहा है, साउथ का बहुत ज्यादा अपडेट मिल नहीं रहा है। और आप क्योंकि उस पॉकेट में हो कि मिडिल इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो कैसा मूड है, किस तरह का ट्रैक्शन है, डिमांड सिनेरियो बन कैसा रहा है उस पॉकेट में? गुड आफ्टरनून। ओवरऑल मार्केट कंडीशन एकदम स्ट्रांग है, कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांग है। पोस्ट कोविड से जो मोमेंटम बिल्ड हुआ वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और एक क्वार्टर में भी वही ट्रेंड चल रहा था। मिड मार्केट अफोर्डेबल अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 65% ऑफ ओवरऑल डिमांड। सो वो मिड मार्केट सेगमेंट जो है वो एकदम स्ट्रांग चल रहा है। प्राइमरली फर्स्ट टाइम होम बायर, सैलरी क्लास, दैट्स द टारगेट मार्केट है। तो वो मार्केट्स एकदम स्ट्रांग है और इनकम कैपेसिटी गॉन अप। Though the cost of funding has gone up, but it is not really prohibitive even now, and therefore and people have really had higher savings during COVID and post COVID. So all of them are translating into a strong demand now. I think this trend will continue for a couple of more years. अब तक Looking पोस्ट short term also कोविड, South market. हाँ Yes, ma'am. गोपाल जी, पोस्ट कोविड डिमांड लग्जरी सेगमेंट के लिए काफी ज्यादा बढ़ी थी। एटलीस्ट वी विटनेस दैट इन दिल्ली एंड बॉम्बे वाले मार्केट्स। ये साउथ इंडिया, बैंगलोर वाले मार्केट्स में सिचुएशन क्या है? क्या वो लग्जरी वाली डिमांड है या फिर मिड इनकम ग्रुप जहां पर आपकी काफी महारत है वहां पर भी एक अच्छा पिकअप देखने को मिला है? तो पूरा रेजिडेंशियल देखेंगे, मिड मार्केट अफोर्डेबल नॉर्मली क्वाइट स्टेबल होता है, बिकॉज it's not linked to, it's not an investment demand, it's a self-use demand. Therefore mid market mein normally demand is very, very stable, barring some big macro changes like a sectoral return, employment losses, all that will have a negative impact, but otherwise the market is very stable. Luxury usually goes through the volatility, and you saw huge inventory pile up in luxury pre-COVID. Now the post-COVID, all that went away. Whereas mid-market has normally not had a big inventory. For example, श्रीराम प्रॉपर्टी ने लास्ट 20 साल में 14-15 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रेजिडेंशियल डिलीवर किया, 13-14,000 हाउस डिलीवर किए। हमारा एक्चुअल इन्वेंट्री एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इज 0। एक्चुअली 7 यूनिट्स है हमारे हाथ में, तो मतलब 13,000 यूनिट डिलीवर किया, उसमें सिर्फ 7-8 यूनिट हाथ में है। That clearly tells you that the mid market is always a fast moving product and it actually have the inventory problem is very low. Inventory usually tends to be a problem in a top end of the market, and that goes through the economic cycle, capital market cycle. जब market अच्छे से चलता है, luxury का demand extra होता है, so those things really come and play. But mid market is usually very stable because it's linked to direct users and therefore linked to employment opportunity, economic growth, income capacity, and the cost of borrowing. ये इंटरेस्टिंग है, केवल 7-8 यूनिट्स ही हाथ में सब बिक गया। तो आप तो बनाते रहा करिए लपक के, इस तरह का धंधा तो जितना अच्छा मैं आता हूँ। Just to clarify, what I said was a completed unit. जो प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं उसमें से 7-8 यूनिट्स बने रखे हुए हैं, बाकी सब बिक गए। हमारे पास सब 14-15 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 78% बेच चुके हैं, बाकी 25%, 23%, 22% has to be sold. तो 4-5 मिलियन स्क्वायर फीट का इन्वेंट्री है हमारा पाइपलाइन में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में। बाकी growth has to come from new launches for us. अच्छा, न्यू लॉन्चेस किस तरह का पाइपलाइन है उस पे आता हूं।
गोपाल सर, पहले पुराना लिंक कंप्लीट कर दूं। आपने कहा था ये जो मिड मार्केट रिलेटिवली स्टेबल है, ये रहता है हिस्टोरिकली, पर यही वो मिड मार्केट अफोर्डेबल सेगमेंट है, जब वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं, जब वो हायर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, यहां पे ठंडा पड़ता है। वो मामला ठंडा पड़ नहीं रहा है इस बार। नहीं, अभी now what you're saying is true. The market tends to go because it's a self-use market, salaried class. Therefore, they need to rely on borrowing. Therefore, rise in interest rate, loss of employment opportunity, economic slowdown, and therefore salary slowdown or income growth is not happening. It has to have an impact on mid market more prominently than a rare luxury segment. Now, what is happening is that you have 5-6 years of almost flat pricing. People have had increments, right? 7-8% in India as well. HDFC website shows all this data. 7-8% increment. So 40-50% का income capacity has gone up in 5 years. Property prices have remained stable. COVID के time पे savings ज्यादा हुआ है. Combination of all these, people have more purchasing power now, and that is what is translating into more stronger demand growth post COVID. अच्छा, अब नंबर्स पे आता हूं गोपाल सर। Q2 में वो आंकड़े स्क्रीन पर आ जाएंगे। वॉल्यूम सेल जो थी 48% क्यू ऑन क्यू जंप। उसके सामने सेल्स वॉल्यूम का सेल्स वैल्यू 32%, 48% वॉल्यूम सेल्स और 32% सेल्स वैल्यू का इजाफा। यानी कि लास्ट क्वार्टर ट्रैक्शन स्ट्रांग था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लास्ट क्वार्टर गोपाल से इसका अंदर रियलाइजेशंस क्या ठंडे पड़े हल्के बहुत क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये this is average realization, right? Sell value is a combination of multiple projects. वो जो प्रोजेक्ट सेल्स मिक्स में जैसा वाला प्रोजेक्ट्स था, लाइक प्लॉटेड डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो प्लॉटेड डेवलपमेंट का रियलाइजेशन कम होता है, 1800 2400 अच्छा, तो आप कह रहे हो प्रोडक्ट मिक्स का इंपैक्ट था। प्रोडक्ट मिक्स का इश्यू है। एवरेज प्राइस रियलाइजेशन देखेंगे, प्राइस हैज बीन मूविंग अप कंसिस्टेंटली। आपने देखा होगा 14% इंक्रीज इन एवरेज रियलाइजेशन फॉर द बास्केट एज होल कंपैरेबल बेसिस में। उसमें कॉम्बिनेशन द मार्केट इटसेल्फ हैज गॉन अप 4-5-6%, plus our product mix. Some of the project new launches would have had higher pricing, and therefore combination has led to 14% increase in Q2 or H1 March level से अभी जो बेच रहे हैं 14% का growth हुआ है। Second half में we should see another 3-4% increase. So pricing trend is stronger. It is the product mix which will make the difference in terms of how much of your revenue growth is happening. It's a sales mix. घर बेच रहे हैं, ज्यादा महंगे दाम पे बेच रहे हैं। हम मुंबई वाले सोचते थे मुंबई से निकल के जाएंगे तो कहीं घर खरीद लेंगे। ये मतलब देश भर में खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा गोपाल सर, अच्छा कविता जी, आप जरा सारे श्रीराम प्रॉपर्टी से लेकर बाकी सारे रियल एस्टेट कंपनी से चार्ट टटोल के रखिएगा। कोई पिक क्लियर कट कोई सलाह हो किसी में तो मुश्किल आऊंगा आपके पास। अब गोपाल सर, जब आईपीओ आया था तब हमारी चर्चा हुई थी, मेरी चर्चा हुई थी आपसे नो योर कंपनी में। उस समय कुछ कंसर्न्स थे। उस समय श्रीराम प्रॉपर्टीज की हाई कॉस्ट डेट थी 13-14% के आसपास की। उस समय रेटिंग थोड़ी सी सब पार थी कंपनी की। कंटिंजेंट लायबिलिटीज तगड़ी थी 900-950 करोड़ रुपए के आसपास की। तब से लेकर 2 साल डाउन द लाइन कितना हालात इन फ्रंट्स पे सुधरे हैं सर? So that's a very good question. Thank you for asking. हमारा एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डेट था 14.1% प्री आईपीओ। आज है हम 11.4% में नीचे लेके आए हैं। Refinancing of our projects or our existing project debt with the banks as well as reducing gross debt, दोनों कॉम्बिनेशन। वो टाइम पे हमारे पास ग्रॉस डेट था कुछ 800 करोड़ था। अभी हमारा ग्रॉस डेट है 532 करोड़, नेट डेट है कुछ 352 करोड़ है। सो हमारा ग्रॉस डेट नेट डेट दोनों नीचे आ गया। Cost of debt has come down from 13.9, 14.1 levels to about 11.4, 11.5% now. And the share of banks in the overall loan portfolio has gone up to about 40%. So combination of all this, we have been able to deliver a lower interest outflow, lower cost of debt and lower debt itself. Operational cash flow is strong हो रहा है. It's improved substantially in the last 2 years. And we see another next year we see much stronger with projects जब close होते हैं cash flow ज़्यादा होता है। तो हमारा 5-6 projects close होने वाला है in the next 12 months. Therefore we think FY26 में हमारा net debt, gross debt will be there,
net debt can become zero negative. So we are working towards a zero net debt company in FY26, 25 and 25, 26. So that's the way path we are on, and I think we are on the right path. We are confident of reaching there. अच्छा, आपने ये चीज कही गोपाल जी कि आप कुछ अगले तिमाहियों में कुछ प्रोजेक्ट्स क्लोज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नए लॉन्चेस किन मार्केट्स में ज्यादा आने वाले हैं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्या पाइपलाइन है आपकी? So we have a very strong pipeline. Our pipeline is the new project in the pipeline itself is about 24-25 million square feet. For current year alone, हमारा Q3 we are going to launch 3 projects. One in Chennai and 2 in Bangalore, and those launches will happen towards the end of November, early December. And as you know, December mid onwards, there's an inauspicious period in Tamil Nadu as well as in Bangalore or in Karnataka. So between now and March, when the auspicious periods happen, the windows will open. We will have 3 launches in Q3 and another 3 plus launches in Q4. तो वो 5-6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट्स हमारे लिए एक्स्ट्रा वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करेगा हमारा फुल ईयर वॉल्यूम में. As you know, we grew 48% quarter on quarter, but on a year also, H1 versus H1, we have grown 15%, and we are now at 1.9 million square feet. We have guided the market for a 4.8 million square feet of full year volume. We think we are on a right track to deliver the volume. ऐसी सोचता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में श्रीराम प्रॉपर्टीज के स्टॉक में गजब का मूव बना है। लाइए जरा 6 महीने का 1 साल का चार्ट जो कन्वीनियो डायरेक्टर साहब दिखाइएगा। साल के हाईज के आसपास 106-107 रुपए पे कामकाज कर रहा है। इसके रिकॉर्ड हाईज ही 110 के आसपास के। ये देखिए क्या मूव बना है श्रीराम प्रॉपर्टीज पे। तो एक्नॉलेज कर रहा है उन सब बातों को जो गोपाल सर आप मेंशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और ब्यूटीफुली सब कुछ समझाने के लिए हमको। तो एक स्ट्रॉन्गर स्टेट में ये कंपनी और साउथ के मार्केट्स की पिक्चर क्लियर। अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं। जस का तस कोविड बाद से जो मोमेंटम पकड़ा है वो स्ट्रांग है। रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं और अच्छी खासी लॉन्च पाइपलाइन कंपनी के सामने खड़ी हुई है। कविता जी, इंदौर में महंगा हो गया है कि ले सकते हैं? महंगा तो सभी जगह हो रहा है, बट हाँ कंपैरेटिवली कंपेयर टू लाइक मुंबई एंड पुणे बिल्कुल ले सकते हैं। एंड एज रिगार्ड्स रियल एस्टेट काउंटर्स में अगर हम देखें तो मेरा चॉइस एज रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज में अच्छे पोजिशनल सेटअप बनते हुए देखे हैं। 1866 के लेवल पर है, मुझे लगता है 2056-21 तक के लेवल्स की तरफ पोजिशनल बेसिस पर ये काउंटर मूव होता हुआ देख सकता है। सो अंटिल 1828 के ऊपर ये मेंटेन है, यहाँ पर आप पोजिशनल बाय सेटअप की तरह जाएं। और जो लोग मोमेंटम को ट्रेड करना चाह रहे हैं वहाँ ओबेरॉय रियल्टी में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ मूव्स एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। देयर आई बिलीव 1380-1390 के प्राइस टारगेट्स के लिए ओबेरॉय रियल्टी देखें, जहाँ ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 1320 का। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय अपना लोहा थोड़ा सा और मजबूत कर रहे हैं। LNT पर ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रेड है जिसका पहले भी हम जिक्र करते आए हैं। 3098 के लेवल्स, करीब 1.5% का इजाफा पिछले 10-15 मिनटों में, आधे % की और तेजी इसमें बढ़ती हुई। UPL में कुछ पोजीशंस तेजी की बनती दिखाई दे रही हैं। इन पर आएंगे, लेकिन जतिन गेडिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय का पहला ट्रेड क्या है? मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा साइडवेज हो जाएगा निफ्टी की, अगर जो मैं बात करूं। और अगर जो मैं ट्रेड स्पेसिफिक बात करूं तो मैं अभी FMCG पैक में से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करके चलना चाहूंगा। 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल से एक आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो मैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस मेरा 978 का रहेगा और टारगेट मेरे 1045 के रहेंगे। गोदरेज कंज्यूमर, ये गेडिया साहब का प्रेफर्ड पिक। चले भाई, एक पिक आ गया, लेकिन अभी और पिक्स का तड़का ऐड करने का समय भी आ गया। 4 का चौका का टीजर दे देता हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी हैं अपने अपने आइडियाज के साथ। सस्ता ऑप्शन के लिए जतिन गेडिया साहब आपके पास आऊंगा, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड रेडी रखिएगा। FNO सुपरस्टार सतपुते साहब, एक बढ़िया सा पिक आपके जिम्मे। चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी के पास चलेंगे और मिड कैप फंडा के लिए
राजेश जी एक बेहतरीन पिक लेकर आएंगे आपके लिए, और मजा आता है, इनकी फंडामेंटल पिक्स होती हैं जो आपको मोमेंटम वैसे ही दे भी जाती हैं बीच में आके। लेकिन अब जरा क्या चल रहा है मैं चला जाए। डायरेक्टर साहब वो स्टिंग प्ले करिएगा। डायरेक्टर आपको साबुन सुबह से स्लो चल रहा है। फाइनली लंच के बाद से आदमी थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। जाइए रेलवे स्टॉक्स का स्टैक स्क्रीन्स पे। आज जैसे हर्षद ने मेंशन करा, लाइफ या फिर इंश्योरेंस प्लेस से वैसे 2-3 दिन से अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं, उन पे भी बातचीत करेंगे आगे। लेकिन आज जो आउट परफॉर्म करके एकदम से पॉकेट वो है रेलवे स्टॉक्स। पता नहीं क्या वो गजब, बीच बीच में तो बहुत अच्छे मूव्स बन रहे थे। टीटागढ़, आरवीएनएल आपकी स्क्रीन पे 6.5%, IRFC, रेलटेल, ये सब रखिएगा स्टॉक्स। ये देखिए मानस ने भी IRCTC बोला था, बोलने के बाद और मोमेंटम पिकअप कर गया, 4.5% के उछाल के साथ IRCTC भी कामकाज कर रहा है। कोई रेलवे स्टॉक उठाइए आप, इसी तरह का मूड माहौल निकलेगा। लाजली सरकारी, लेकिन एक्सो सरकारी भी बहुत अच्छे मूव्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश सर, कोलकाता वाले, क्या चल रहा है इस पॉकेट में? देखिए, चल रहा का तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से चूंकि अगले आने वाले 5-6 महीने के अंदर में जनरल इलेक्शंस हैं, तो उसके पहले ये धारणा बनी हुई है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं या रेलवेज हैं, वहां पे बड़ा लोकेशन होगा। और दूसरी बात है कि अगर दूसरी तरीके से भी देखें तो वैगन्स के जो इनके ऑर्डर्स हैं या नए मेट्रो रेलवे वगैरह के ऑर्डर हैं विभिन्न कंपनियों के, तो उन सब चीजों के चलते यहाँ पर बहुत अच्छी बढ़त देखी जा रही है। और अगर स्टॉक की बात की जाए तो मैं IRCTC देने वाला था, जब चूंकि माइनस ने कवर कर लिया था तो मैंने अपोलो दिया। तो IRCTC तो पसंद में रहेगी, लेकिन जब आपने कहा राजेश कोलकाता वाले, तो उसमें 2 कलकत्ता की कंपनी आपकी इसमें लिस्ट में छूट गई है, और वो है टेक्समैको रेल और टेक्समैको इंफ्रा। तो मैं टेक्समैको रेल की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वैगन मैन्युफैक्चरिंग में वो भी एक बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छा कामकाज कर रही है। कुछ अभी उन्होंने रुपए भी उठाए हैं QIP के द्वारा, और ऑर्डर बुक उनकी बहुत शानदार है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्समैको रेल बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकती है आने वाले दिनों में। हो सकता है कि 180-190 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखें। अगर किसी को थोड़ा सेफ प्ले करना हो तो टेक्समैको इंफ्रा इनकी होल्डिंग कंपनी है टेक्समैको रेल की, और होल्डिंग के अलावा उसमें कुछ EPC के और आपके कुछ लैंड वगैरह भी है दिल्ली में, तो वो स्टोरी अलग से बन रही है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों ही स्टॉक इस वक्त वैल्यूएशन के लिहाज से जब मैं दूसरी कंपनियों को देखता हूँ तो थोड़े से कंफर्ट दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग ट्रेड्स यहाँ पर, और क्लियरली ये इलेक्शन से पहले का एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद है वो दिन आशीष जब रेलवे स्टॉक सिर्फ बजट से पहले चलते थे और उसके बाद पूरे साल कोई देखता नहीं और था, फिर बाद में बाजार स्मार्ट हो गया था। बजट से पहले प्रॉफिट टेकिंग आई थी, अनाउंसमेंट कुछ भी हो। हाँ। आजकल सेक्युलर रन बन गया। एक्चुअली काफी सेक्युलर रन अप है और काफी तगड़े रिटर्न्स भी इनकाउंटर्स ने कमा कर दिए। आई थिंक जब हम वो संवत टू संवत कह रहे थे तो आई थिंक उसमें RVNL की चर्चा भी हुई थी कि मैक्सिमम गेन्स उस स्टॉक ने कमा कर दिए थे पिछले संवत में। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कुछ देर पहले L&T का जिक्र हुआ। गावा साहब L&T देखिए, और मानस आप नजर डालिए BEL के चार्ट पर, क्योंकि BEL में भी थोड़ी बहुत हरकत अब आना शुरू हो चुकी है। करीब 2% का इजाफा देखिए, क्या स्पाइक आया, करीब 2% के मूव्स। ये 145 पर नया ट्रेड बन रहा है क्या तेजी का कुछ, मानस? बन रहा है। देखिए, ये एक ब्रेकआउट है और स्टॉक तो पहले से ही 128-27 से हाई टॉप शायर बटन बना रहा है। तो आई थिंक करंट लेवल से भी यहाँ पर खरीदारी करने के मौके हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मूव मिलेगा उसमें कम से कम 12-13 रुपए का मूव आपको आराम से मिल जाएगा। तो BEL के ऑप्शन में खरीदारी करिए। 145 वाला कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। 3 रुपए 70 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी करिए। आई थिंक यहाँ पर 9-10 रुपए तक के भाव आप को देखने को मिल सकते हैं BEL के 145 के कॉल ऑप्शन में, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। 145 का कॉल लेकर चले, मोमेंटम तो डेफिनेटली है, यहाँ पर पूरे पैसे बनने के चांसेस हैं। गावा साहब L&T क्या कह रहा है? इट्स अ बाय मोड, स्ट्रेच है लेकिन अपमूव है। 3-4 दिन का करेक्शन आया, साइडवेज करेक्शन, साइड ऑफ स्ट्रेंथ 3098 पर ट्रेड कर रहा है। 3080 का स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं। पॉसिबल है कि 3150 और हायर जोन देखने को मिल सकते हैं L&T के आते दिनों में। यस, इट्स अ बाय L&T। लार्सन एंड टूब्रो खरीदारी करने का कॉल
चलिए अब जरा सा 4 का चौका की शुरुआत कर देते हैं, और गाबा सर कह रहे थे कि वो भी ऐसा एक स्टॉक देंगे जिसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। गाबा सर आप ढूंढ के रखिए किसी ऐसे स्टॉक का जिसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव अब आपको नजर आ रहा है। लेकिन 4 का चौका में सबसे पहले सस्ता ऑप्शन का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब, और रखिए गेटिया साहब को स्क्रीन पे। गेटिया साहब क्या डिसाइड किया, कौन सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड है? देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में एस्कॉर्ट्स एक स्टॉक है जो एक इन्वर्टेड एचएनएस पैटर्न में से आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है। तो हमें लगता है कि 3240 का जो कॉल का ऑप्शन है वो अराउंड 77 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो वो बाय करके चलने की सलाह रहेगी। मेरे को लगता है कि 110 तक का ये पोटेंशियल है अपसाइड जाने के लिए। इसमें स्टॉप लॉस हम 55 का लगा के बाय करेंगे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 3240 का कॉल लेकर चले। ये स्टॉक इनफैक्ट एक अच्छा तेजी वाला कैंडिडेट भी रहा है और 110 तक जाने की पूरी क्षमता है, तो वो टारगेट 77 के आसपास कर रहा है ये ट्रेड। चलिए एफएनओ का सुपरस्टार राजेश सातपुते बताइए। हर्षदा जी देखिए, मेरी नजर जो है वो है सीमेंट स्टॉक्स पे, और उसमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है, वो है डालमिया। आई थिंक मैंने सुबह 10 बजे के शो में भी इसको दिया था, और अभी भी मैं मानता हूं कि यहाँ पे मोमेंटम चालू है। कहां तक जाएगा? देखिए मेरे हिसाब से 2200 के ऊपर ये जाएगा 2300-2310 तक, ये बड़ा ब्रेकआउट है। तो दालमिया भारत इसे बाय करे, और जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 2175 का, 2175 का स्टॉप लॉस, 2300 का टारगेट, दालमिया भारत। दालमिया भारत, यह सतपुते साहब का आइडिया, 2310 तक के लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आएंगे। चार्ट का चमत्कार दिखाइए स्टिंग, और कविता जी को रखिए स्क्रीन पे। कविता जी कौन सा स्टॉक? तो आशीष जी 2 स्टॉक रडार पर हैं। एक में वॉल्यूम कम है इसलिए मैकडॉवेल दूंगी। मैकडॉवेल साइडवेज में अपने सपोर्ट जोन से वापस टर्न होता हुआ दिखा है। 1058 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लगता है 1080-1100 के लेवल्स के लिए मैकडॉवेल पर बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1040 का। भाई वॉल्यूम्स इसमें ज़्यादा हैं, और ये वैसे भी वर्ल्ड कप से पहले शायद लॉजिकली केसेस के वॉल्यूम्स भी शायद बढ़ जाएं, तो समीकरण बढ़िया ही बैठ रहे हैं हर तरफ। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कविता जी ऐसा भी सोच के रखा था क्या आपने, या सिर्फ चार्ट सीधा? नहीं, मैं तो क्या क्रिकेट वाली टीम में जा रही थी, वेस्टलाइट डेवलपमेंट देख रही थी मैं बेसिकली। वहां भी मुझे कुछ पोजीशनिंग ठीक लग रही थी। यूजुअली वॉल्यूम कम होता है तो आई गिव दिस। हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स रखिए रडार पे भाई। राजेश सर, दोनों तरफ से वॉल्यूम्स बढ़ेंगे क्या यूएसएल के वीकेंड पे, और आपका पिक कौन सा है? देखिए वॉल्यूम बढ़ेगी कि नहीं इस बात का खुलासा वीरू बेहतर कर पाते। अब वो है वीरू तो लाइन में खड़े होने चले गए, शो से निकल गए। वही मैं कह रहा हूँ, और ऊपर से आज वीकेंड भी है, फ्राइडे। वीकेंड, क्रिकेट, सारी समीकरण एक साथ बैठ रहे हैं, और फेस्टिव सीजन तो चल ही रहा है। खैर अब आते हैं 4 के चौका के मिड कैप वाले स्टॉक पे। तो आज अगर आप ध्यान दो तो रेलवे चल रहा है और इंश्योरेंस चल रहा है। तो मैं इंश्योरेंस की एक कंपनी पे जाना चाहूंगा, GIC-RE। अगर आप देखेंगे तो भारत में एक अकेली कंपनी है जो री इंश्योरेंस के बिजनेस में है, जिसे 4 दशक का अनुभव है। भारत के अलावा वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी री इंश्योरेंस करती है। 140 कंट्रीज में इनकी करीब करीब पहुंच बनी हुई है। और अभी तक क्या था कि इनका 70% जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा था। आने वाले दिनों में मैनेजमेंट ये चाह रहा है कि बराबर से आए, माने 50-50% का। तो ये एक बहुत पॉजिटिव होगा। दूसरे, मैनेजमेंट का फुल फोकस बैलेंस शीट सुधारने में है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सुधारने में है, और अंडर राइटिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाने में। ये सारी चीजें अगर हो जाती है तो स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। हमारे अनुमान से मध्यम अवधि में ये 290 के से 300 के टारगेट पे आ सकता है। यहाँ हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC-RE रिकॉर्ड, इसको रखिए रडार पे। ये है अग्रवाल साहब का। इंश्योरेंस की बात हो ही रही थी कि स्वीट स्पॉट में नजर आ रहा है, आज ये अच्छे मूव्स ये स्टॉक भी डिलीवर कर रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए ये मिड कैप फंडा का एक बेहतरीन आइडिया। तो गेडिया साहब ने सस्ता ऑप्शन ने एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पे दाव लगाया है। 3240 का कॉल ले रहे हैं हम लोग वहां पे 55 के स्टॉप के साथ। एफएनओ सुपरस्टार में दालमिया भारत है सतपुते साहब का चॉइस, 2300-2310 के लक्ष्य। स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा।
कविता जी ने चार्ट का चमत्कार में यूनाइटेड स्पिरिट्स पे दाव लगाया है। खरीदारी का कॉल 1040 के स्टॉप के साथ, और अभी मिड कैप फंडा के तौर पे राजेश अग्रवाल साहब ने GICRE की बात करी है। चलिए थोड़ा सा मार्केट से डिविएट कर लिया जाए और आप जरा क्रिकेट का तड़का ऐड करा जाए। अरे ऐसा लुक एंड फील, पीछे भी स्क्रीन पे हम लोग सुबह से मूड में नजर आ रहे हैं। मैंने इन लोग को साजबो सेंसेक्स में अपने न्यूज रूम दिखाया, हमने तो पिच तक बना दी है। ये हाल है यहाँ सिंधी से आवाज में स्टूडियोज में जोश का। नहीं जो छोटी नहीं है, कैमरा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आपको छोटी कैमरे में दिख रही होगी। पर पिच है, पिच है। और क्रिकेट में बातचीत करने के लिए संडे के उस 2 बजे से शुरू होने वाले मुकाबले के लिए वर्ल्ड कप फाइनल्स 2023 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर स्पोर्ट्स के श्रीनिवास राव जुड़ते हुए। राव सर, पहुंच गए क्या अहमदाबाद आप? नहीं, कल पहुंचूंगा। कल पहुंच रहे हैं। गावा सर, आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिएगा, वो वाला अभी, लेकिन उस पर बात पे आता हूं। एक इंटरेस्टिंग वो अपडेट्स आ रहे हैं 2003 और 2023 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल तब, और अब यहां पे तैयारी। किसी ने भेजा था मुझे, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार तब थी, अब है। राहुल विकेट कीपर तब थे, तब राहुल द्रविड़ थे, और अब केएल राहुल हैं। हाँ। दोनों बेंगलुरु के। हाँ। राजकुमार हिरानी की एक ब्लॉकबस्टर मूवी तब आई थी, वो थी वो मुन्ना भाई MBBS 2003 में। ये अब आ रही है वो धुनगी। क्या स्टार्क सिमिलैरिटीज हैं, पर उस टाइम हम हारे थे, पर इस टाइम पे तो हम वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह बिहेव कर रहे हैं। राव सर, इस बार तो कप हमारा है ना, कोई शक वक्त तो नहीं ना? अब मैं इतने साल से वर्ल्ड कप देख रहा हूं, अगर आप ये मुझे सवाल इन हाइंडसाइट अगर मैं बात करूं, किसी भी और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, किसी भी और वर्ल्ड कप फाइनल में आप पूछ लेते मेरे को ये सवाल, तो मैं कहता कि लेट्स पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आज आप मेरे को ये जो पूछ रहे हो 19 तारीख को फाइनल, मैं कहूंगा कप हमारा है। देखिए, जिस फॉर्म में ये टीम खेल रही है, अगर यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंस लाइफ में कब दिखाऊंगा? तो आई हैव टू बैक दिस टीम एंड आई हैव टू से कि बॉस, दे आर प्लेइंग लाइक चैंपियंस, और वो डिजर्व करते हैं ये कप। and they are facing a very strong team, तो I think वो भी सोने पर सुहागा है। ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ी सी हमसे हटकर टीम है या फिर काम चलाऊ टीम है। ऑस्ट्रेलिया की भी एक बहुत मजबूत टीम है, और ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी पहले वर्ल्ड कप पहुंच चुके हैं और अच्छा खासा प्ले दिखाया है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत तक्कड़ का मुकाबला होने वाला है। इनफैक्ट कुछ इत्तेफाक हैं। देखिए, जब 2003 में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, उस टाइम पे लगातार ऑस्ट्रेलिया 10 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंचा था। हमारा वही सिचुएशन है, हम 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे हैं। इनफैक्ट ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, अब की बारी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और मुझे याद है वो 8 अक्टूबर का मैच, जहां पर हमारे बॉलर्स ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी और 199 तक उन रन्स को सीमित रखा था। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या भारी पड़ने वाला है, हमारा बॉलिंग अटैक या फिर हमारी बहुत ही मजबूत बैटिंग? आप किस पर ज्यादा प्रेशर होगा? एक बहुत ही बैलेंस स्क्वाड है इंडिया का। आप देखिए कि फॉर द फर्स्ट टाइम, कब आपको याद आता है पिछली बार कि आप एक टूर्नामेंट के बड़े मैच में इंडियन टीम जा रही है और आप कह रहे हो कि 2 दिन पहले मैच के, 1 हफ्ता पहले मैच के, 10 दिन पहले आप कह रहे हो कि ये मेरा 11 है। यहाँ पे आपने बॉलिंग के साथ आप टिंकर कर सकते हो ना, बैटिंग के साथ टिंकर कर सकते हो। आपने मुझे 2003 का एग्जांपल दिया, अब मैं 2003 का अगर एग्जांपल ले लूं और उसकी 11 के जो लाइनअप है या जो 15 साउथ अफ्रीका उस समय ट्रैवल करी थी, अगर मैं उससे को निकाल लूं तो मैं काफी खामियां निकाल लूंगा। मैं कहूंगा कि दिनेश मोंगिया का उस टीम में रहना बनता नहीं था, VVS लक्ष्मण का जाना जरूरी था उस टीम में। आप 2007 निकाल लो तो मैं कहूंगा हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो बराबर थी नहीं ग्रेग चैपल के कोचिंग के अंडर में। और 2015, 2019, आप 2015 और 19 का आप बोल दो तो मैं कहूंगा कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर था वो इतना स्टेबल नहीं था, जो हमारी बैटिंग बॉलिंग अटैक थी वो इतनी पीक पे नहीं थी। अब क्या है कि मैं एक चीज तो पिछले शो में कह चुका हूं
कि ये इंडियन अटैक जो है, ये इंडिया के वर्ल्ड कप हिस्ट्री में फाइनेस्ट अटैक है, सबसे बढ़िया अटैक है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो चल रहा है, वो चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है, और वो जो कॉम्बिनेशन है वो इतना कॉन्फिडेंस आपको दे रहा है कि आप जरा सा भी टिंकर करने की आप सोच नहीं रहे हो। हालांकि आप ये भी मान लो अभी कि अगर हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर, जो हम इस टूर्नामेंट के पहले कह रहे थे कि भाई ये पहला नाम होना चाहिए वर्ल्ड कप में लिस्ट के ऊपर, आज अगर वो तक फिट होके आ जाए तो इस 11 में उनकी जगह नहीं बने। तो आप ऐसे 11 की बात कर रहे हो जो एक वेल ऑयल्ड मशीन के जैसे काम कर रही है, जिसमें किसी बाहरी और नाम का जुड़ना मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है एट दिस पॉइंट इन टाइम। आप देखिए, हो सकता है लक हो सकता है फॉर्म हो सकता है कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होते तो मोहम्मद शमी खेलते नहीं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर की जगह बनी रहती 11 में। तो शार्दुल ठाकुर, आज देखो आप, इट्स अ बून इन डिस्गाइज कि उनके इंजर होने के कारण शार्दुल ठाकुर को बिठाया गया, और शार्दुल ठाकुर के बिठाने के कारण मोहम्मद शमी को टीम में परमानेंट जगह मिली। और वो आदमी जो पहले 3 मैच मिस किया, वो अभी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड के लिए फ्रंट रनर है, और मैं तो कहता हूँ फ्रंट रनर नहीं, उनको दे दीजिए आप। वो ही हैज टेकन द टूर्नामेंट बाय द स्टॉर्म। और अब जब हम टीम जा रही है, वो तो उनके आईपीएल होम ग्राउंड पे जा रही है, वो कंडीशंस उनसे ज्यादा बेहतर किसी को नहीं समझते हैं वैसे ही। तो आई थिंक इट्स अ विन विन। और इस टीम को अगर मैं अब बैक नहीं कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता कब इंडिया को मुझे बैक करना चाहिए। दिस इज द बॉटम। अगला सवाल नहीं है, मैं पहले पूछने वाला, मैं अब आपने कह ही दिया कि हार्दिक पांड्या जब आ जाएंगे तो उनकी जगह अब इस प्लेइंग 11 में नजर नहीं आ रही है, तो मैंने पूछने वाला था चैंपियन 11 ये जो लाइनअप है इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश? कोई गुंजाइश नहीं, वेल ऑयल्ड मशीनरी के तौर पे। राव साहब, अपन लोग की बात हो रही थी सेमीफाइनल जब आप वानखेड़े स्टेडियम में बैठे हुए थे, है ना, तब दिन के दौरान जब चर्चा हो रही थी, तब एक उसका शाम को जब मैच देख रहा था ना, तो जब 2 विकेट उड़ गए न्यूजीलैंड के, उसके बाद एक फेज ऐसा आया जब डर लग गया था कि ये तो लग रहा है वहां तक पहुंचने की, वो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए, आप सेमीफाइनल का आपने जिक्र किया वानखेड़े का, वो मैच हम 70 रन से जीते हैं। 70 रन बहुत बड़ी मार्जिन होती है। बिल्कुल, तो मैं कह रहा था एक फेज ऐसा आया था जब धक धक बढ़ गई थी दिल की कि ये तो लग रहा है पहुंच जाएंगे उस एग्रेसिव टारगेट पे भी। मैं ये जानना चाहता था संडे के लिए कोई बात जिसको लेकर आप चिंतित या कोई फिक्र करने वाली पॉकेट, कोई चिंता? क्या मैक्सवेल का डर होना चाहिए या नहीं? ओके, तो मैं एक ही इसमें काफी इसमें देखो, अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो काफी थ्रेट्स है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, लॉ ऑफ एवरेजेस, वो एक क्रिकेट का एक बड़ा फिनिकी टर्म है, हालांकि ज्यादा इसमें मानना नहीं चाहिए, बट लॉ ऑफ एवरेजेस इज अ डिबेटेड टर्म। तो वो अगर इंडिया के अगेंस्ट काम कर सकती है कि आप जीतते आ रहे हो, सो द ओनली फैक्टर दैट कैन गो अगेंस्ट इंडिया इज इंडिया। वो आप ही का एक गुड फॉर्म है जो ब्रेक होना चाहिए, वो लॉ ऑफ एवरेजेस कैन बी अ थ्रेट। आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, शुरुआती टूर्नामेंट की शुरुआती दौर में वो तो बाहर हो गए थे, 10वें नंबर पे थे वो, वहां से लड़ झगड़ के वो आए हैं और सीधे फाइनल में आगे पहुंचे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया है आपके लिए, अब वो यहां से क्या करेगी वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को पता है। अब देखो, आप टॉस जीत गई टीम, टॉस जीत के अगर 325 330 प्लस अगर चले जाती है ऑस्ट्रेलिया, क्या हम चेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम चेस कर सकते हैं। क्या हमारे पास वो बैटिंग आर्सेनल है? ऑफ कोर्स है, हमारे पास वो बैटिंग आर्सेनल है, लेकिन अंडर लाइट्स 1,10,000 1,15,000 लोग, बॉल शायद हो सके इतने आसानी से बैट पे ना आ रही हो। राव सर, एक काम करता हूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इनफैक्ट पैनल में जो भी मेंबर्स बैठे हुए हैं उनमें से किसी को भी कोई सवाल हो, गावा सर के इंक्लूडिंग, गावा सर तो खैर पूछने वाले मुझे पता है, मैं आ रहा हूं गावा सर, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद बाकी सबके सवाल फ्लोर खोल देंगे अपन। बाद आप सबका स्वागत है। वही नरमी के साथ, सुस्ती के साथ निफ्टी और दबाव के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। जहां शो की शुरुआत करी थी वैसे ही 1.25% निफ्टी बैंक पेन पे, निफ्टी मोटा मोटी 1/4% के आसपास का दबाव इस समय झेलता हुआ। अच्छा, पैनल में अब आपको दीपन मेहता सर भी रेडी नजर आएंगे, एलिक्सर इक्विटीज के। दीपन सर, हम लोग मैच पे, क्रिकेट पे चर्चा, आप जान नहीं रहे क्या अहमदाबाद वीकेंड पे? सोच रहे अगर टिकट मिल जाएगा तो जरूर से जाएंगे।
लेकिन टिकट का सवाल नहीं है, फ्लाइट का भी इश्यू है, होटल का भी इश्यू है, आई थिंक सो आई एम वर्किंग समथिंग आउट। पर इस वर्ल्ड कप में मैंने 6 मैचेस देखे हैं कि आई वाज देन लखनऊ, पूना, फर्स्ट अहमदाबाद मैच और वानखेड़े में 3 मैचेस देखी है। मेरा एक सवाल है आपके एक्सपर्ट से कि ऐसा क्या है वानखेड़े पिच में कि हमारे जो सभी बॉलर्स थे, जैसे कि बुमराह थे, सिराज थे, इवन द 2 स्पिनर्स, they could not take the wickets early on. I mean, it was not going as per plan. Normally क्या होता है कि 15-20 ओवर में ही खत्म हो जाती है खेल, लेकिन इस टाइम हुआ नहीं ऐसा। तो is that a warning sign कि सिराज की भी बॉलिंग पे he was taken to the cleaners, even बुमराह के सामने 2-3 छक्के मारे उन्होंने, और जडेजा also not that effective. So what is the reason for that? Is it the pitch? राव सर, yeah, it was a pitch. There was nothing. विकेट में कोई जान नहीं था, बिल्कुल जान नहीं था विकेट में। वो अगर आप देखें तो एक स्लाइट अननेसेसरी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी मैच के सुबह पिच को लेके, बट वो कंट्रोवर्सी तो बकवास थी, बट सच्चाई भी ये है कि वो पिच में बिल्कुल जान नहीं था, वो बिल्कुल ही एक डेड पिच था। और आप श्रेयस अय्यर का इनिंग्स अगर आप देखोगे, हालांकि शुभमन को क्रैम्प्स आ गए थे, अगर उसको वो क्रैम्प्स नहीं आए होते तो हम लोग 400 से ऊपर चले गए थे उस ट्रैक पे। वो तो उसको क्रैम्प्स आ गए थे तो स्लो डाउन हो गई थी अटैक। और हाँ, तो आप देखिए, और वो केन विलियमसन का कैच भी छूट गया, प्लस वो एक टाइम था जब विलियमसन बैटिंग कर रहे थे तो लॉक हो गया था चेज। वो एक पार्टनरशिप थी विलियमसन मिचेल की, जब वो वहां पे ऐसे लग रहा था कि शायद हमें दिक्कत हो, बट मैं वही कह रहा था कि 70 रन से आप फिर भी जीते हो वो मैच। आप किसी और इनिंग्स में देख लो, 70 रन बहुत बड़ी मार्जिन होती है। तो आप सोचो, इंडियन टीम का खौफ इतना बढ़िया, या वो जो एक इमेज है या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी पॉजिटिव रही है कि 70 रन का भी मार्जिन हमको लग रहा है यार कम पड़ सकती थी, तो वो बहुत बड़ी मार्जिन। प्रॉब्लम क्या है, वी आर यूज्ड टू विनिंग एट इवन हायर मार्जिन, सो वी आर जस्ट वंडरिंग इज देयर समथिंग, सम थ्रेट फैक्टर। मार्केट में ऐसा हमेशा नेगेटिव्स का पहले सोचते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, एज यू ऑल नो, रिस्क फैक्टर्स हमेशा पहले ढूंढते हैं हम लोग बिफोर लुकिंग एट द अपसाइड। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ डाउनसाइड और अ रिस्क फैक्टर इन द इंडियन टीम, एंड you are absolutely right. We cannot find any downside or any risk factor in this Indian team. We must say so that. अब आप सही कह रहे हैं कि इस इंडियन टीम ने आदत बिगाड़ दी है। अच्छा, एक चीज, ये कल के मैच के बाद पैट कमिंस ने कहा था, इट विल बी प्रिटी वन साइडेड, एंड आई एम गेसिंग ही इज रेफरिंग टू अस ओनली। अपने बारे में तो क्या बोलेंगे वो? He loves to play himself, वो ऑस्ट्रेलियंस का देखिए आप, वो हमेशा उनका एक टैक्टिक होता है, दे प्ले अप इन द मीडिया जो है ना, वो बड़ा, जितना मैच की तैयारी करते हैं उतनी मीडिया के लिए भी तैयारी करते हैं वो उनको बराबर पता होता है कि हमको जाके कौन सी लाइन वहां पे फेलनी है और कौन सी लाइन बार बार बोलनी है कि भाई हम जो है, हम अंडरडॉग्स हैं, इंडिया है, इंडियन कंडीशंस है, उनकी पिच, उनका ग्राउंड, उनके सपोर्टर्स, उनके क्राउड, तो ये तो आप उनसे एक्सपेक्ट कीजिए। वो रोना शुरू करेंगे जब कल हारने के जितना क्लोज आते जाएंगे तब रोना शुरू होता जाएगा। एक वो था ना, जब रोना शुरू करते हैं तो कॉइन टॉस करते हैं, तो रोहित शर्मा जब कॉइन टॉस करते हैं तो बहुत दूर ले जाते हैं, किसी को दिखता नहीं है कि हेड जाएगी टेल्स। मैंने तो लिस्ट बनाई है, मैंने बैठ के लिस्ट बनाई है कि लोगों ने क्या क्या नुस्ख निकालने हैं इस इंडियन टीम में। बॉल आप अलग यूज कर रहे हो, पिच आपके लिए अलग बन रही है, सिक्का आप दूर फेंक देते हो, मतलब हद हो गई किसी चीज की। और अच्छा, बाय द वे, न्यूजीलैंड ने सेकंड चेज किया तो उसके पहले मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है कि ये पिच स्वॉप हुआ है, ये टर्नर पिच है स्पिनर्स को सपोर्ट करने के लिए। बाय द वे, ये अंग्रेजी अखबारों में लिखा गया है, ऑन रिकॉर्ड है, टैबलॉइड में जिसने ब्रेक किया स्टोरी कहता है कि स्पिन पिच को स्वॉप किया गया है ताकि स्पिनर्स को असिस्टेंस मिले, और उस पिच पे आपका पेसर 7 विकेट लेके जाता है। तो आप क्या क्रिकेट देख रहे हो और कौन से क्रिकेट की आप बात कर रहे हो? तो यहाँ लोगों को बस बोलना है, नुस्ख निकालना है। बहुत से लोग हैं जो बेकार की एंगेजमेंट के लिए वो है ना, इंडियन टीम की पॉपुलैरिटी पे राइड कर रहे हैं। कुछ बोल दो विराट कोहली के बारे में या रोहित शर्मा के बारे में या कोई पॉपुलर इंडियन प्लेयर के बारे में, आपको वो सोशल मीडिया एंगेजमेंट मिलते रहेगी। बस यही इसका गेम प्लान होता है। अच्छा, हमने वानखेड़े की पिच और उसके आसपास की कंट्रोवर्सी पर खूब बात की, लेकिन ये अहमदाबाद वाली पिच कैसी रहेगी? मैं कहीं पे पढ़ रही थी, स्पिन बॉलर्स के फेवरेबल पिच है, लेकिन खास बात ये है यहाँ पर ये तो होम ग्राउंड है हमारे कई प्लेयर्स का।
बिल्कुल, सी आप कंडीशंस में आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, आप ये ध्यान में रखो कि आपको आउट एंड आउट स्पिन असिस्टेंस ट्रैक जो है वो नहीं मिल सकती। वो चेन्नई में एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि वो सॉइल जो है, वो ब्लैक सॉइल जो यूज किया गया है वो पिच में, वो ट्रेडिशनली चेन्नई का विकेट वैसा है। हालांकि आप अगर वानखेड़े का विकेट देख लें तो इट्स अ फ्रेशली लेड विकेट, जहां पे अच्छा खासा बाउंस है ट्रैक में। आप कल का बॉलिंग देख लीजिए, मोहम्मद शमी की बॉलिंग, आपको नजर आएगा कि ऐसा कोई ये नहीं है कि स्पिन आप नहीं खेल पाओगे इस ट्रैक पे। सिमिलरली अहमदाबाद की आप सारे विकेट देख लो, नौ पिच हैं लाइन से, आप कोई भी ट्रैक देख लो, आईपीएल में मोर और लेस सारे पिचेस यूज होते हैं। मोहम्मद शमी का होम ग्राउंड है, जितने अर्ली ब्रेक थ्रूज उस पिच में, और हालांकि मैं T20 की बात कर रहा हूं जिसमें सिर्फ 4 ही ओवर डालने होते हैं, उसमें अगर अर्ली ब्रेक थ्रूज आप देखो, आपको पेसर ही दिलाता आ रहा है। मोहम्मद शमी का बढ़िया रिकॉर्ड है अहमदाबाद में एज एन आईपीएल स्टार। तो ये जो ट्रैक, और पाकिस्तान का अगर आप मैच देख ले, जब हमने वहां खेला था, कौन सा हमने स्पिनर्स के भरोसे खेला था? मोहम्मद सिराज ने ही खोला था, जो टॉप ऑर्डर था पाकिस्तान का, राइट। तो ऐसे ये बनी बनाई बातें हैं कि ये स्पिन को असिस्ट करेगा, ये इंडिया जानबूझ के कर रही है। दिस इज एज गुड अ ट्रैक फॉर एनीवन। अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है तो उनके पास भी जैम्पा है, जो कि बढ़िया, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो उन पे डिपेंडेंट है। ऑस्ट्रेलिया खुद बोल रही है कि मैक्सवेल हमारा फ्रंटलाइन स्पिनर है, ऑन रिकॉर्ड बोला है उन्होंने। तो और उनके पास पेसर्स भी हैं। अगर ये शमी और सिराज इस पिच पे और बुमराह जो है इस पिच पे फायदा उठा सकते हैं, तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड क्यों नहीं उठा सकते? दे आर अमंग द बेस्ट अटैक्स इन द वर्ल्ड। अब आपको नैरेटिव ही बिल्ड करना है कि ये पिच स्विमिंग की कमी नहीं है। अच्छा देखिए, हमारी कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग है। अनुज दिल्ली में थे और उन्होंने कहा इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा तो बनना बनता है, तो वो अब मोदी जी की मीटिंग से भाग के हाँ अनुज। हाँ नहीं बिल्कुल हर्षदा, आशीष, और मैंने खूब कोशिश की कि ये इंडिया की टी शर्ट फटाफट यहाँ से मैं मिल जाए, मुझे नहीं मिली, लेकिन इन स्पिरिट आप ये समझ लीजिए कि मैंने इंडिया टी शर्ट पहनी हुई है। और जो राव साहब ने बात कही ना, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ उससे, क्योंकि ये एक नॉनसेंस है। और सेम पिच पे ना दोनों प्लेयर्स, दोनों टीमें खेलती हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, वैसे एक पाकिस्तान का एक शो आता है वो द पवेलियन, जो मेरे ख्याल से एक बहुत शानदार क्रिकेट शो है, उसमें खुद वो पाकिस्तानी लेजेंड्स कह रहे हैं कि इस दोनों सेम पिच पे खेल रहे हैं। अच्छा, आज मैं एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पर भी एक ब्लॉग पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इसमें कुछ नया नहीं है। अगर एक होम टीम चाहती है कि एक पर्टिकुलर पिच पे खेले तो वो तो हमेशा से होता रहा है। हम जब न्यूजीलैंड जाते हैं तो जिस तरीके की पिचेस मिलती हैं, क्या वो फेयर पिचेस होती हैं? नहीं ना। तो मतलब ठीक है, ये दोनों सेम पिच पे खेल रहे हैं। और फैक्ट ये है कि ये आप पिछला मैच देख लीजिए, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, वो तो उसके बाद शमी ने आके बहुत शानदार बॉलिंग की, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। लेकिन और दूसरी बात, मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ राव साहब बोलिए। हाँ नहीं अनुज, दूसरी बात ये है कि ये जिस टीम की इंडिया को ये जो इतना अंडर प्ले करने का एक एफर्ट लग रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट अदर देन द 1999 वर्ल्ड कप और 2007 का वर्ल्ड कप, अगर ये दो इंडिया की कैंपेन अगर आप बाजू हटा दे, इंडिया हैव बीन पेरेनियल फेवरेट्स। 83 यू बीन चैंपियंस, 87 आप सेमीफाइनल में आए हो, 2003 फाइनल खेले हो, 2011 फाइनल आप जीते हो, 2015 सेमीफाइनल आप खेले हो, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, यू रैन इनटू अ वेरी गुड टीम। 2019 में रोहित शर्मा वाज द हाईएस्ट स्कोरर, अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल में जीत नहीं पाए। बट अगर ये कमेंट्री नैरेटिव जो है ये पाकिस्तान से कहीं से भी बन रही है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ टीम जो अक्रॉस फॉर्मेट्स फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन राइट अप देयर। तो ये बातें जो है ये एक समय के बाद ना फ्यूटाइल लगने लगती है, वो आदमी क्रिकेट नहीं देख रहा है फिर। बिल्कुल। तो श्रीनिवास जी, फिर क्या हम एक्सपेक्ट करें? मैंने इनिशियल पार्ट कॉन्वर्सेशन का मिस कर दिया था, तो अगर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं तो उसके लिए अपॉलॉजी। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर टॉस जीता तो फिर बैटिंग करें, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, प्रेशर, स्कोरबोर्ड प्रेशर? See what toss allows you to do, टॉस आपको क्या करता है कि आपका जो गेम प्लान है, आप कोई भी एक बिग टिकट गेम में आप जाते हो तो आप एक गेम प्लान और एक स्ट्रैटेजी ध्यान में रख के जाते हो, राइट? तो टॉस अगर आप जीत जाते हो तो टॉस आपको ये अलाउ करता है टू पुट योर फुट फॉरवर्ड फर्स्ट। तो वो आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो गेम प्लान है, आपका जो माइंडसेट है, वो आपको सामने रखने का एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देता है।
ऑन अ ट्रैक लाइक वानखेड़े या ऑन अ ट्रैक लाइक इवन अहमदाबाद, आपको टॉस जीतो या आप हारियो टॉस, आपको फिर भी वो हार्ड यार्ड्स करनी है। अभी जैसे वानखेड़े का मैच देख लो, आप टॉस जीत गए, अगर आप 398 नहीं बनाते, आप 310 320 पे निपट जाते, 330 पे निपट जाते, तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने चेज में क्या कर दिखाया था, ऑलमोस्ट आ ही गए थे वो करीब। सेम इज फॉर अहमदाबाद। हालांकि अहमदाबाद पे ट्रैक पे एक ही फर्क मिलेगा आपको, जो वानखेड़े में बाउंस मिल रही थी उतनी बाउंस नहीं मिलेगी आपको अहमदाबाद में, थोड़ा सा बॉल धीमा रहेगा, थोड़ा सा। बट दैट सेड, ये फिर भी पेसर्स का ही गेम है। मैं कहूंगा टॉस 50%, क्योंकि आपको एक वो साइकोलॉजिकल एज देता है कि हाँ बॉस, आप टॉस जीते हो, आप डिसाइड करो आपको इस गेम को किस डायरेक्शन में ले जाना है, तो वो पुटिंग योर फर्स्ट फुट फॉरवर्ड। उसके बाद पूरा गेम इज अबाउट सिचुएशनल अवेयरनेस। आपको फिर भी ऑस्ट्रेलिया को रोकना है। आप उस टीम की बात कर रहे हो जो 91 for 7 से अफगानिस्तान के अगेंस्ट में 291 चेस करके मैच जीती। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, 2003 की काफ़ी पेनफुल मेमोरीज हैं और मतलब हमारे हिसाब से वो उस समय शायद इंडिया की बेस्ट टीम थी और शायद वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम थी, लेकिन नर्व्स कहें या जो मर्जी कहें, फाइनल में वो मुझे अब तक याद है, वो 359 का टोटल और उसके बाद जब सचिन आउट हुए थे। इस बार आपको लगता है कि शायद हम नर्व्स ना दिखाएं और इस बार जीत के आएंगे? डेफिनेटली। सी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लड़के हैं, ये जो टीम है, इनके पास वो पुराना बैगेज कुछ नहीं है। आप इनको पूछ लो, मैं तो कई बार इनसे बैठ के बात भी करता हूँ कि यार इंडिया पाकिस्तान का वो जो एक प्रेशर होता था वो कहाँ है आजकल, दिखता नहीं है। तो वो कहते हैं क्या इंडिया पाकिस्तान, क्या प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं। वो 15 साल के पहले का बैगेज था, वो बैगेज छूट गया है। ये लोग उस नजरिए से और उस तरीके से ये लोग देखते भी नहीं है। द अमाउंट ऑफ बिग टिकट मैचेस और हाई राइवलरी गेम्स ये जो खेलते हैं, वेदर इट इज कंट्री वर्सेस कंट्री या क्लब वर्सेस क्लब में, जो अमाउंट ऑफ हाई ऑक्टेन मैचेस ये खेलते हैं, इनके लिए इट इज बिकम अ रेगुलर फीचर। हाँ, और क्योंकि आप डायरेक्ट कंपैरिजन में देख रहे हो, तो मैं तो कहूंगा ऑन पेपर वी आर फार अहेड ऑफ दिस ऑस्ट्रेलियन टीम। मिडिल ऑर्डर जो है इस ऑस्ट्रेलियन टीम की जो है, वो बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इट इज नोवेयर इन द रिदम। और जहां इनकी पेस अटैक की बात है, आप मिचेल स्टार्क के पहले के 5 से 7 ओवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया को न्यू बॉल खेल लो, यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट दिस अटैक। तो वो 2003 में तो रिकी पॉन्टिंग वाज इन रेड हॉट फॉर्म, और खैर वो तो उनका क्या कहना, वो एक फ्रीक नॉक था और उन्होंने सब मैच खत्म कर दिया था वो एक इनिंग्स के साथ। अनुज की तरफ से लास्ट सवाल हो गया, हम सब की तरफ से लास्ट सवाल जो है वो गाबा सर का है। गाबा सर पूछ लीजिए अपना सवाल। नहीं, टिकट का तो सवाल नहीं है, क्योंकि किसी व्यूअर ने आज सुबह मुझे फोन करके ऑफर कर दिया, लेकिन मैंने रिफ्यूज किया पोलाइटली। अरे वाह। हाँ, सवाल, हमारे व्यूअर्स को एक बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे ऑफर किया, थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल ये है, एक डाउट था, टेक्निकल है, वो ये है कि सेमीफाइनल तो वॉश आउट हुआ बिकॉज ऑफ रेन्स, क्या ये रूल फाइनल में भी लगता है क्या? एक रिजर्व डे होता है, सेमीफाइनल वॉश आउट नहीं हुआ, मैच तो हो गया, बट मार्च में बारिश के चांसेस थे, थंडरस्टॉर्म के चांसेस थे 40%, और नेक्स्ट डे यानी कि आज का दिन 100% चांसेस थे थंडरस्टॉर्म के। थैंकफुली ये कुछ हुआ नहीं, मैच हो गया। और अहमदाबाद में भी अगर गलती से कुछ हो जाए, हालांकि कोई चांस नहीं है बारिश का, बट गलती से भी कुछ हो जाए तो फाइनल का एक रिजर्व डे है, और रिजर्व डे के दिन रिजर्व डे में भी नहीं हुआ तो? जी सॉरी, आप इट्स अ क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल, व्हाट्स द रूल? गाबा सर कह रहे हैं कि रिजर्व डे में भी मैच नहीं हो पाया तो क्या करेंगे फिर? जैसे रूल टेक्निकली रिजर्व डे पे अगर मैच नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? टॉस करेंगे। By virtue of India dominating the tournament will take away the title. NRR, नेट रन रेट के हिसाब से। चलिए राव सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ बातचीत हो गई। थैंक्स फिर से हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर वाज माइन। बाय बाय सर। दीपन सर, सॉरी थोड़ा डिले के साथ लौट रहा हूँ, क्रिकेट का डिस्कशन था, आप जानते हो मूड मॉल कैसा है पूरे देश भर में। दीपन सर, एक सरदर्द बाजार के लिए वो है, वो आरबीआई ने जो कल अपने रिव्यू में सब बदल दिए समीकरण, वो रिस्क वेटेज जो बढ़ा दिया,
ये मैं जानने की सबसे यही कोशिश कर रहा हूं, ये जो पेन आया आज एकदम निफ्टी बैंक, आज क्या वो कल 2:45 PM ऑनवर्ड जो पेन आना शुरू हुआ था, आज भी 500 पॉइंट निफ्टी बैंक करेक्ट हो गया, फाइनेंशियल्स एनबीएफसी सब पॉकेट वीकनेस दिखा रही हैं, ये एक दिन का सारा समीकरण एडजस्ट हो गया, ये अब ये पेन लिंगर ऑन करने वाला है। आप लोग का अब निफ्टी बैंक को लेकर अप्रोच क्या बन रहा है, बैंकिंग एज अ पैक को लेकर अप्रोच क्या बन रहा है? हर शो पे इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक लार्जली डिस्काउंट हो चुका है और जो भी कमेंट्री आ रही है, आई थिंक वी नो व्हिच इज द कंपनी व्हिच हैज बीन इंपैक्टेड द मोस्ट, और वो एसबीआई कार्ड, क्योंकि उनकी लेंडिंग रहती है वो 100% अनसिक्योर्ड लेंडिंग रहती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये जो आरबीआई की जो मूव है, जो उनका जो डिक्टाट है, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो पर्सनल लोन्स है ये आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती है। सी वी डू नॉट वांट द बैंक्स टू गेट इनटू अ एनपीए प्रॉब्लम। अगर आप आईएलएफएस की क्राइसिस से लेके एनबीएफसी क्राइसिस ट्रेस करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर एनपीएस की रहती है, एंड आरबीआई इज टेकिंग द राइट स्टेप एट द राइट टाइम। थोड़ी बहुत ग्रोथ अगर कम भी रहती है तो स्ट्रीट विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि ओके यू कैन हैव एक्सपेक्ट इंस्टेड ऑफ 20% ग्रोथ रेट 15, 18, 20% also is fine। और अगर आपके एनपीएस बढ़ जाते हैं then that damages the sentiment completely and it can erode the value of a banking stock or NBFC stock by 70-80%। और ये हमने देखा भी है, अगर आप जाके देखेंगे इंडसइंड बैंक है या फिर एल&टी फाइनेंस है या फिर इवन बजाज फाइनेंस है, for that matter, when the NBFC crisis was at its peak they lost a lot of value। so this is a step in the right direction और एक precautionary step दे रही है आरबीआई which is to be welcome। थोड़ी बहुत डैमेज हो सकती है नियर टर्म में, पर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव। एक दीपन सर, वो बहुत दिनों बाद एफआईएस लग रहा है लौटने के मूड में है, मिस कर गए सारा एक्शन और अब जागे हैं। 2-3 दिन से बाइंग कवरिंग के मूव्स उनकी तरफ से आ रहे हैं। आपका चैनल चेक क्या कह रहा है, बातचीत क्या कह रही है, लौट आए या अभी बस टेम्पररी कुछ मूड बदला है? ये कहना बहुत मुश्किल है, इतने सालों पे भी उनका प्रेडिक्शन हम नहीं जान पा रहे हैं। बट यस, आई थिंक व्हेनेवर दे कम विद फुल फोर्स, और अगर उनकी बाइंग चालू हो जाती है then definitely I think market can scale to new highs। उसका इंतजार तो है, लेकिन दीपन इस समय नई तेजी कहां से आएगी, क्या लीड करेगा? देखिए, आई थिंक सॉफ्टवेयर कंपनीज आर शोइंग वेरी गुड ट्रैक्शन, और वहां पर ट्रेडिंग पोजीशंस भी कम है, इन्वेस्टर्स भी थोड़े बहुत अंडरवेट है। और जो सिचुएशन था फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 2-3 तिमाही के पहले, आई थिंक अबाउट 6 months ago, similar situation I think can happen in software companies as well। क्योंकि अगर यूएस में जो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है इकोनॉमी की और कॉन्फिडेंस आ जाता है, then certainly tech spending will be first of the block। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, स्पेशली एआई है, चैट जीपीटी वगैरह है, जिसमें जो बड़ी कंपनियां हैं they would like to invest in। So if tech spending comes back strongly, then I think software companies should start to do exceedingly well in the market and start to outperform। हालांकि they have been underperformers for the last almost a year or so, but that can easily change। और दूसरी बात सॉफ्टवेयर कंपनी में ये भी है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो विन कर चुके हैं, इज अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो रहा था बिकॉज देयर वाज नॉट इनफ कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द Fortune 500 कंपनीज हु आर द बिगेस्ट कस्टमर्स। और अगर वहां पर नैस्डैक, डाउ और पूरी इकोनॉमी थोड़ी सुधर जाती है तो it doesn't take long for confidence to come back, and once confidence comes back then they will step up on tech spending, and immediately in 1 or 2 quarters you'll be able to see the result in Indian software company numbers। Thank you so much जुड़ने के लिए। आज क्विकली यतिन जुड़ रहे हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, उस बीच एक्सपर्ट्स के पिक्स ले लिए जाएं। क्या बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स है? सतपुते साहब कौन सा? आशीष जी, देखिए मेरी नजर तो डेफिनेटली कैपिटल गुड्स पे है, तो उसमें से अगर मुझे एक लेके जाना है देन डेफिनेटली इट विल बी एबीबी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर, इट इज होल्डिंग वेल अबाउट इंपॉर्टेंट लेवल्स। 4290 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, बाय करें 4400 का टारगेट होगा, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 4250 का। क्या ट्रेड लेंगी? कविता जी। हाँ जी, आपका बीटीएस ट्रेड देने का मन नहीं है, मैच एंजॉय करना चाहिए वैसे सबको। ठीक है, फिर भी नौकरी पर बाय ट्रेड एक इनिशिएट किया जा सकता है। बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट 4775 के ऊपर आया है। सो 4900 4950 के प्राइस टारगेट्स के लिए आप नौकरी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं।
4730 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फिर चला ये क्या मूव्स आ रहे हैं, समय नहीं है बात करने की। कविता जी की बात पे मुझे पूछना था, क्या टेंशन हो जाता है पिक देने के बाद कि अगले दिन परफॉर्म करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए हो सकता है और टेंशन होता होगा थोड़ा बहुत। मानस, ट्रेड देखिए मैरिको के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। मैरिको ने कुछ रिवर्सल के साइन आज दिखाए हैं, तो आई थिंक इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। 527 का स्टॉप लॉस लगाना है और 540 के टारगेट सेट करना है। तो मैरिको, इनफैक्ट सुबह में भी मैरिको का जिक्र हो रहा था, राजेश सातपुते के रेडार पर ही था। गावा साहब, आपका ट्रेड क्या है? सुबह दिया था मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स, अब दे रहा हूँ यूनाइटेड ब्रूअरीज। यस, 1583 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होना चाहिए 1570 का। बॉटम अप प्रोसेस है यहाँ पर, लगता है 1610 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए यूनाइटेड ब्रूअरीज। यूएसएल बोल रहे हैं, गावा सर यूबीएल बोल रहे हैं। यूबीएल गजब है। गेडिया साहब, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मेरा जो पिक बीटीएससी बाय साइड की तरफ रहेगा। एमएफएसएल जो 945 का एक रेजिस्टेंस था, 7 दिनों के ट्रेडिंग सेशन का एक हाई जो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आज के ट्रेडिंग सेशन में डिसाइसिवली उसके ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोज भी हो रहा है, तो ये एक बुलिश साइन है। तो एमएफएसएल बाय करके चलना चाहेंगे। टारगेट मेरा 965 का रहेगा और स्टॉप लॉस में 935 का लगाना चाहूंगा। मैक्स फाइनेंशियल ये भी आज का परफॉर्मर है, करीब 2.5% ऊपर, तो ये भी एक बाय कॉल। तो एबीबी, इन्फो एज, मैक्स फाइनेंशियल, मैरिको, यूबीएल, ये सब वो ट्रेड्स हैं जो हमारे जानकार इस समय आपको तेजी की तरफ दे रहे हैं सोमवार के सत्र के लिए। लेकिन डीलिंग रूम में किस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए। तो दो स्टॉक्स सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये एक स्टॉक है जो पिछले आधे घंटे में काफी एक्टिव है। डीलर्स की माने तो यहाँ बीटीएसटी की ट्रेड आप ले सकते हैं और 2 से 3% का ट्रेडिंग अपसाइड उनको लगता है इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की खरीदारी के चलते स्टॉक में आज लगभग 3.25% के आसपास का ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है, ऐसा डीलर्स का मानना है। फार्मा पैक काफ़ी एक्टिव है और एचएनआईज का पसंदीदा सेक्टर भी हो चला है, तो यहाँ डीलर्स का मानना यह है ग्रैन्यूल्स में खरीदारी करें। पोजिशनली उनको लगता है कि स्टॉक में 4 से 5% का अपसाइड आ सकता है इसी सीरीज में। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आज लगभग 9% ऐड हुआ है नवंबर सीरीज में, तो फ्रेश बाइंग यहाँ भी देखने को मिल रही है। जैसे डीलिंग रूम में बहुत शोर शराबा है, मैच का एक्साइटमेंट ज्यादा है क्या? नहीं, आप वो टॉस कौन जीतेगा, घास हरी है कि काली, वो मिट्टी कैसी है, तो उसका एनालिसिस करते करते आप लोग को देर होगी। मैं तैयार हम तो इंतजार कर रहे थे। मैं तो यहाँ तैयार बैठा था कभी से। गजब है, हम दिखे नहीं है, हम लोग स्टेडियम में ऊपर की सीट मिली ना हमको। आप जा रहे हैं क्या मैच देखने के लिए? संडे तो वैसे भी शो तो है नहीं, हाँ बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। ये मंडे सुबह को रिवील होगा कि कौन पहुंचा और कौन नहीं। अच्छा चलिए, वैसे एक बार इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक 600 पॉइंट नीचे एक बार फिर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5% की गिरावट तो यहाँ पर डेफिनेटली है। निफ्टी कुछ संभला है, करीब 36 अंकों के नुकसान पर ये जाकर टिक रहा है। अनुज, अब क्लोजिंग कैसे पड़े? निफ्टी बैंक की तो हालत काफी बिगड़ी हुई है। बिल्कुल, निफ्टी बैंक की हालत खराब है हर्षदा, और निफ्टी बैंक छोड़ दें निफ्टी बैंक को कुछ टाइम के लिए। जब तक 44,500 ना निकल जाए बैंक निफ्टी में, कुछ आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है निफ्टी में, लेकिन लॉन्ग पोजीशन लेकर जाएं। और उसका मैं रीजन बताता हूं क्यों आपको। आज का लो फिर से एक हायर लो है मार्केट के लिए। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मार्केट है वो हायर लोज बना रहा है। ठीक है, हायर हाई नहीं बना पाया, दैट्स ओके, लेकिन हायर लो बनाया मार्केट ने। तो निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन को कैरी करें आप, और उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक चीज़ बोली है, मंथ एंड के ऑप्शंस कैरी करें प्लीज़, अगले हफ्ते के ना करें, क्योंकि अगले हफ्ते के ऑप्शंस में ना ये इस तरीके के इश्यूज होते रहते हैं। 1-2 दिन की करेक्शन आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर ही देगी। अगर आप मंथ एंड का ऑप्शन लेंगे तो उसमें आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। तो वो एक रीज़न है कि हमेशा मंथ एंड पर फोकस करें। तो 19,800 की 19,850 की मंथ एंड कॉल्स पर अभी भी आप फोकस कर सकते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में बिल्कुल ट्रेड ना लें अभी के लिए, लेकिन 2 पॉकेट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एक तो है रियल एस्टेट और एक है IT। ये 2 पॉकेट्स मुझे लग रहा है यहाँ से भी आपको बड़ी ट्रेड देंगी, खासतौर से रियल एस्टेट। तो यहाँ से भी आपको रियल एस्टेट और रियल एस्टेट एंसिलरी, यहाँ से भी आपको बहुत शानदार ट्रेड्स देने वाली है। निफ्टी का अगला पड़ाव 20,000। और एक चीज़ और, बैंक निफ्टी में ट्रेड भले ही ना करें, लेकिन एक SIP अप्रोच रखें आप बैंक निफ्टी के ETF पर। यहाँ से लेकर हर करेक्शन में अगर बैंक निफ्टी और आपको थोड़ा सा नीचे मिलता है तो उसमें ETF में आप बाय करें। ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी को छोड़ दें और निफ्टी पर ही फोकस करें।
ही फोकस करें। निफ्टी बैंक की हालत काफी खस्ता और इनफैक्ट निफ्टी बैंक इस समय डे लो पर आ चुका है। 43,536 के लेवल्स पर 626 अंकों के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। इंडसइंड बैंक जो थोड़ा बहुत संभला हुआ था वो अब और फिसल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली बढ़ रही है, HDFC बैंक में बिकवाली बढ़ती हुई, ICICI एक्सिस, इन सब के तो हालात हम सब सुबह से जानते हैं क्या रहे हैं। सब के सब नुकसान में नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज दिखाते हुए। चलिए इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस हफ्ते मैदान में समित चौहान, पंकज रांदड़ और आशीष कयाल थे। पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच ये मुकाबला था और रिटर्न्स क्या बने और कौन जीत रहा है पारी वो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। एक कांटे की टक्कर थी वैसे आशीष कयाल और पंकज रांदड़ के बीच और आज पंकज का ट्रेड खूब जमा है। ये इस हफ्ते के विजेता साबित होते हुए 6.3% के रिटर्न्स इनके, आशीष कयाल 4.85% के रिटर्न्स के साथ दूसरे स्थान पर, समित चौहान -2% पर ये हफ्ता क्लोज कर रहे हैं, लेकिन इनके रिटर्न्स आज सुबह में -8 थे, तो वहां से ध्यान रखिएगा कितनी बढ़िया रिकवरी इन्होंने भी करके दी है। पंकज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही शानदार प्ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निफ्टी बैंक की हालत फिर बिगड़ रही है। तो पहले तो अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीति है ये बताइए, और जो स्टॉक्स हमने इस हफ्ते आइडेंटिफाई किए हैं खिलाड़ी नंबर 1 के मंच पर, इनमें से कौन सा ट्रेड आप आगे कैरी करने के फेवर में है? थैंक यू हर्षदा जी एंड थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एंड जहाँ तक नेक्स्ट हफ्ते के लिए लेके जाने की जो ट्रेड्स हैं, तो मेरे हिसाब से वेल्सपन इंडिया और जो ट्रेड मैंने आज दिया है UTI AMC का, उसको कैरी करना चाहिए। UTI AMC में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो आज वो कंसोलिडेटेड रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर अच्छे खासे पिकअप्स देखने में मिल सकते हैं। वेल्सपन इंडिया डेफिनेटली एक बाय कॉल रहेगा, स्ट्रॉन्ग बाय कॉल रहेगा। ओके, चलिए पंकज जी आपको ढेरों शुभकामनाएं। समय रह गया 1 मिनट का, ले लो 1-2 ट्रेड। नहीं, मैं चाहता हूँ राजेश सर का एक वो आइडिया रह गया है, अग्रवाल साहब का BTST। हाँ राजेश सर, भूला नहीं हूँ आपको, पिक देनी है आपको। देखिए पिक देनी है क्लोजिंग में, तो मैं समझता हूँ PCBL के साथ जाना चाहिए। कार्बन ब्लैक की सबसे बड़ी कंपनी है भारत में और विश्व में भी, करीब 45 कंट्रीज में इसकी पहुंच बनी हुई है। और जिस तरीके के ऑटो में रुझान बने हुए हैं, हर महीने शानदार नंबर आते हैं, तो सीधी सी बात है टायर की डिमांड बढ़ती जा रही है, जो कि PCBL के लिए बहुत अच्छी बात है। इनका एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने पे इनका फोकस बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इनके कैप्टिव पावर प्राय हर प्लांट में है, जो कि न केवल इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करते हैं, बल्कि अगर ज्यादा उत्पाद हो जाता है तो वो ग्रिड में भी देते हैं। और अभी हम सब जानते हैं कि मर्चेंट पावर के रेट्स क्या बने हुए, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 260-270 के टारगेट है, लंबी अवधि में 300 के पार जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन इसमें पोजीशन ली जा सकती है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक का ट्रेड, और ये स्टॉक वैसे भी अच्छा खासा अब तेजी वाला काउंटर रहा है, करीब 7-7.5% के गेंस पर क्लोज होता हुआ। अच्छा फटाफट से कि हम क्लोजिंग पर जाए, RBL बैंक जो है वो बैन की बे जाने की तैयारी कर रहा है 107% की पोजीशन के साथ, और सेल दरअसल बैन से बाहर आएगा, शायद ये अपडेट निकल कर आ सकता है। 80% इनकी पोजीशन बनी है, तो वहां पर कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। चलिए आज की क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज का दिन पेनफुल रहा है, खासतौर से बैंक और NBFCs के लिए। निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा मार खाता हुआ 629 अंकों की गिरावट पर जाकर टिकेगा। लेकर आइएगा प्लीज मार्केट का हाल, जहां पर हमने देखा है 19,722 के आसपास निफ्टी 50 जाकर टिकता हुआ, 43 अंकों की गिरावट। यहाँ निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा प्रेशर, जैसे मैं कह रही थी, 1.5% का नुकसान। निफ्टी ITB 100 पॉइंट नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सारे वो स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा है दिन भर मुनाफा वसूली, दिन भर गिरावट की पोजीशंस बनती दिखाई दी। 1-1.5% के नुकसान पर ये स्टॉक्स अब जाकर टिके हैं। इनफैक्ट SBI लेकर आइएगा जो 3.5% के नुकसान पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ RBL और SBI कार्ड, ये RBI के एक्शन के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली। 8% गिरा है RBL का शेयर और लगभग 6% के नुकसान पर SBI कार्ड जाकर अपनी पारी की समाप्ति दिखा रहा है। L&T फाइनेंस, बाकी सभी NBFCs में हमने देखा गिरावट देखने को मिली। तेजी वाले काउंटर्स कौन से थे? तो 2 पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ थे आज। एक था इंश्योरेंस कंपनियां, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड जैसे काउंटर्स में तेजी देखने को मिली है, वो भी लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। लगभग 3% के
गेंस पर ये स्टॉक्स जाकर टिकते हुए, साथ ही साथ रेलवे कंपनियां, IRCTC, RVNL जैसे स्टॉक्स, इरकॉन जैसे स्टॉक्स, इन सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट आज एक सरप्राइज पैकेट था नाइका जो 9% ऊपर था इंट्राडे में, वहां पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन मार्केट क्लोज कहां हो रहा है वो आपकी स्क्रीन पर 19,717, तो 19,750 के ऊपर दिन भर जो टिकने की कोशिश थी, हम वहां से स्लिप होकर 47 पॉइंट नीचे 19,700 पर टिक रहे हैं। और निफ्टी बैंक के हाल तो हम सब जानते हैं, 43,548 के आसपास ये क्लोज बनता हुआ दिखाई दिया है। एक कमजोर सेशन निफ्टी बैंक के लिए रहा है। वीकली कुछ मूवर्स गेनर्स हैं तो दिखा दीजिएगा, वरना शो को वाइंड अप करेंगे। इनफैक्ट इस हफ्ते ध्यान दीजिए ऑटो कंपनियों के लिए बहुत ही शानदार हफ्ता रहा है ये। आयशर 9% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 7% ऊपर, ये कुछ स्टॉक्स जमते हुए। कोल इंडिया, टेक महिंद्रा में भी हमने देखा अच्छी खासी तेजी। इनफैक्ट मिड वीक ऑनवर्ड्स हमने देखा था एक्शन आईटी कंपनियों में जोर दिखा रहा था। तो ये निफ्टी के गेनर्स। लूजर्स आपकी स्क्रीन पर एक्सिस, बजाज फाइनेंस, SBI, ICICI बैंक, और आज का ही प्रेशर सबसे ज्यादा रहा है इन सभी स्टॉक्स में। तो ये है फिलहाल आपके लिए सिचुएशन इस हफ्ते की। 19,717 पर निफ्टी जाकर टिका है। चलिए सीधा सौदा का भी अपडेट आ गया, तो देख लेते हैं आशीष और नीरज के परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं जो आज सुबह में इन्होंने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे। आशीष ने एक तेजी वाला रखा था ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, बाकी सब मंदी वाले। वो RBI की खबर पर 5% से ज्यादा का नुकसान L&T फिन में। AB कैपिटल, SBI कार्ड भी इनके टॉप परफॉर्मर्स। नीरज की टीम में भी आपको ज्यादा मंदी वाले ट्रेड्स ही दिखाई देंगे। RBL, SBI, IDFC फर्स्ट, और साथ ही JSW इंफ्रा एक तेजी वाला ट्रेड जो टॉप परफॉर्मर था, 3.5% तक के गेन्स। आशीष कह रहे हैं उन्होंने बाजी मारी नहीं, प्रोड्यूस डायरेक्टर साहब कह रहे हैं। तो मैं कहा हृदय कान में बोलो, मेरे कान में बोलने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन बैंक में हम बाजी नहीं मारते आजकल, मिलजुल के काम करते हैं, तो मिलजुल के वो टीम बनी। बाजी तो हमारे दर्शकों ने मारी है क्योंकि उन्होंने ट्रेड लिया है वो मंदी वाला अच्छा खासा, और उसमें पैसा बना। चलिए भाई, हो गया फ्राइडे के सेशन की समाप्ति करते हैं। अब मुलाकात होगी मंडे को, और होपफुली वो जो हर्षद के पीछे कप है वो हमारे हाथ में होगा। अच्छा, कब जीत जाएंगे तो हम मंडे को ये ड्रेस पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? आपकी मर्जी। नहीं ऐसा नहीं, सब एक साथ डिसाइड करें, तुम अकेला नहीं लगना चाहिए। जीत जाएंगे तो पहन लेंगे। चलिए, जीतेंगे ही जीतेंगे। दुल्हनिया भेजता हूँ मैं इसको। CNBC से आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। आप लोग एंजॉय करिए इस वीकेंड को। मुलाकात मंडे सुबह 6:57 पर। नमस्कार।